सकारात्मकता फैलाना है। हमारे फेसबुक लाइव वार्तालाप के कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हमारे आज के अतिथि डॉक्टर ब्रजेश शर्मा जी से आप सबका परिचय कराते हुए मुझे बहुत आत्मिक संतोष की अनुभूति हो रही है। मेरे बचपन के मित्र डॉक्टर विवेक उपाध्याय के कारण ही आज हम डॉक्टर शर्मा से रूबरू हैं। मिलना और बिछुड़ना जीवन में संयोग या कहें कि पूर्व नियोजित संयोग होते हैं। मुझे आपका संपर्क सूत्र मेरे मित्र विवेक की पत्नी श्रीमती शैली उपाध्याय ने दिया था, जो मेरे कार्यक्रम की नियमित दर्शक हैं। आइए हम शैली से ही जानते हैं डॉक्टर शर्मा के बारे में। शैली, आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच मीनाक्षी, और दर्शकों को भी बहुत बहुत नमस्कार। शर्मा अंकल के लिए मैं क्या बोलूं, हमारा बहुत ही पुराना परिचय है और उनके लिए जितना भी मैं बोलूं उतना कम है। बट टाइमलाइन को देखते हुए संक्षेप में ही मैं उनके बारे में सबको बताना चाहूंगी कि एक्चुअली वो मेरे फादर इन लॉ के स्टूडेंट रहे हैं पहले। हाँ, फिर शुरू से ही बैंक में उनकी जॉब रही है, काफी लंबे समय तक उन्होंने यहाँ पर काम किया। तो उस तरह से भी हम संपर्क में रहे, बैंक से सभी जुड़े रहते हैं हम लोग, तो उस वजह से भी हमारा लिंक रहा। फिर मेरे हस्बैंड होम्योपैथिक डॉक्टर थे, तो इस वजह से एक और लिंक हमारा बना रहा। तो कहना चाहिए कि इतने लंबे समय का अंतराल हमारा काफी अच्छा उनके साथ रहा। और सबसे बड़ी बात यह है कि अपना अ, सेवाएं देने के बाद जो उन्होंने अपना ये जो पैशन जिस वजह से आज हम यहाँ पर हैं कंटिन्यू रखा, तो ये एक बहुत बड़ी बात है। नहीं तो जनरली रिटायरमेंट के बाद हम सोचते हैं कि लाइफ इज कम टू एन एंड, बट ऐसा उन्होंने नहीं, वो प्रूव किया कि नहीं, लाइफ यहाँ से शुरू होती है। ठीक है, तो मेरा सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूंगी मीनाक्षी तुम्हारा कि एक प्लेटफॉर्म हमें मिला, और अंकल का भी कि वो तैयार हो गए इतने मेरे इतने छोटे से उस पे आग्रह पे कि मेरा जो मेन मोटिव ये है यहाँ पर आने का कि जो उनका वो पैशन है वो बहुत ही अनोखा है। वो एक तरह की काउंसलिंग करते हैं, ना कि आजकल के यूथ की, जो हमारे एज ग्रुप के हैं उन लोगों की, बल्कि जो जॉब्स में जा रहे हैं और विभिन्न तरह की जो परेशानियां हम लोग फेस करते हैं। बट इसमें सबसे अनोखी बात है कि वो इसमें उनका कोई स्वार्थ नहीं है, निःशुल्क करते हैं। तो ये बहुत बड़ी चीज है। और बहुत बड़ी बात है। हाँ, तो मेरा जो मेन उद्देश्य इस प्लेटफॉर्म पे आने का और उनको इंट्रोड्यूस कराने का ये है कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि अपनी समस्याओं से जूझ रहे हैं, उन्हें सही व्यक्ति नहीं मिल रहा जिससे वो काउंसलिंग कर सकते हैं। और एक और चीज ये है कि ना कि बड़े लोग बल्कि छोटे स्टूडेंट्स भी इस चीज को फेस कर रहे हैं, जो कि हम नहीं, एक अर्ली स्टेज पर हम नहीं भाप पाते कि दे आर हैविंग सम प्रॉब्लम्स। तो मेरा सभी दर्शकों से जो देख रहे हैं उनसे एक रिक्वेस्ट ये है कि किसी को भी ये प्रॉब्लम है, निसंकोच, हम क्या करते हैं, छुपा लेते हैं अपनी बात कि नहीं, किससे क्या डिस्कस करना, हो जाएंगी सॉल्व। बट लेटर ऑन वो इतनी बड़ी समस्या हमारी लाइफ की बन जाती है कि देयर इज नो वे बैक। तो मेरी यही रिक्वेस्ट है कि अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम है, आप अंकल के पास जा सकते हैं, ही इज ऑलवेज देयर। और उनका स्वभाव इतना अच्छा है कि आपको लगेगा ही नहीं कि आप किसी काउंसलिंग सेशन में आए हैं। और दूसरी बात, एक और बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि कई बार फाइनेंशियली भी हम स्टेप बैक कर जाते हैं। बहुत से लोग नहीं है इस कैपेसिटी में कि वो जाके किसी काउंसलर या साइकेट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट के पास जाके अप्रोच करके अपनी प्रॉब्लम सॉल्व आउट कर, तो वो अपने तक ही सीमित रह जाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी चीज है जिसके लिए कि आप हम इनको अप्रोच कर सकते हैं, और खाली हम फिजिकली ना जाके टेलीफोनिकली भी हम उनसे बात कर सकते हैं। तो आपका ज्यादा समय ना लेते हुए मैं चाहूंगी कि
दिस इज ऑल आई कैन से अबाउट हिम। एंड और सबसे एक और चीज मैं यहाँ पे बोलना चाहती हूँ कि मैं इनके सेंटर पे भी गई हूँ कई बार, और बहुत से मेरे हम्म। स्टूडेंट्स भी काफी बेनिफिट हुए हैं इनके उससे। तो बहुत अच्छा। पॉजिटिव वाइब्स मिलती हैं इनसे मिलके। हाँ, तो उनसे जो मेरे को फीडबैक मिलता है उसी वजह से मैं इंस्पायर हुई, और इत्तेफाक ये सोची कि मेरे को तुम्हारे इसका ध्यान आया, तो मैंने तुमसे कांटेक्ट किया कि मैं चाहती हूँ कि ज्यादा से ज्यादा लोग बेनिफिट हों। और इनके सेंटर पे एक हम्म। बहुत अच्छी बात लिखी हुई है। थोड़ा सा स्टेज चढ़ के ऑफिस है ऊपर, तो वहां पे लिखा हुआ है हम्म। कीप योर ईगो एंड शूज ओवर हियर ओनली। so this is a very good feeling when you go in that all is हम्म। positive and you come back with a very positive this thing. So I can say, हम्म। and मैं चाहती हूँ कि जो भी देखें इससे हम मैक्सिमम फायदा ले सकें, यही है। और फिर हम्म। से मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगी मीनाक्षी जी फॉर गिविंग मी आ, दिस अपॉर्चुनिटी कि एक संवाद की तरफ से हम सब हाँ भी आपके बहुत आभारी हैं कि आपने इतना अच्छा नाम सजेस्ट किया। और हाँ वाकई में आज के युवा वर्ग के लिए और बहुत से लोगों के लिए जिन्हें ऐसा लगता है कि हम किससे अपने मन की बात कहें, उनके लिए तो ये काफी हम्म। यूजफुल सेशन है। तो और एक और बहुत चीज जो बहुत मैं कहना धन्यवाद। चाहती हूँ, एक बात हाँ। और मैं जाने से पहले एक बात और मैं कहना चाहूंगी कि एक चीज और होती है कि हम ना एक चाहते हैं कि हम अपनी जो बात कह रहे हैं वो कॉन्फिडेंशियल रहे। हम्म। तो जनरली होता नहीं है कि आपने बात जैसे कहते हैं हम्म। ना, मुंह से निकली वाणी वापस वो शब्द हम वापस नहीं ले सकते। बट यहाँ जाके आपको एक बड़ा सिक्योर फीलिंग होगी कि आपने अपनी बात कह दी, हम्म। मतलब दूसरे व्यक्ति को वो नहीं होगी। तो ये एक बहुत दो तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो कि मिस आउट हो जाती हैं हमारे उसमें प्रोफेशनली। हम्म। तो यहाँ हम्म। प्रोफेशनलिज्म बिल्कुल भी नहीं है, पैशन है। तो बहुत आत्मीयता हम्म। से अंकल करते हैं। तो आई होप कि इससे जो आज के छोटे बच्चे भी हैं और आगे हम्म। जो यूथ है, और इवन द मैरिड पीपल दे आर आल्सो हैविंग प्रॉब्लम्स, तो उनको भी हम्म। लाभान्वित होंगे इससे। तो मीनाक्षी जी बिल्कुल। और अंकुल को भी बहुत बहुत धन्यवाद, एंड थैंक यू फॉर गिविंग बिल्कुल, मी दिस बहुत अच्छा लगा अपॉर्चुनिटी। तुम्हारे साथ स्क्रीन शेयर करना। सेम एक बहुत अच्छा अनुभव है और सेम मैं हियर, सेम भविष्य में भी चाहूंगी। बहुत बहुत थैंक यू सो मच, धन्यवाद। थैंक यू सो मच। तो दर्शकों, देखा आपने एक इतना अच्छा संपर्क सूत्र जिन्होंने एक बहुत अच्छे व्यक्तित्व के बारे में हमें सूचना दी। आप में से कोई भी जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, मैं सभी दर्शकों को ये बताना चाहूंगी कि हमारी टीम तो एक विशेष पर्सन को यहाँ पर लेकर आती ही है। आपकी निगाह में या आपकी जानकारी में भी ऐसा कोई व्यक्तित्व है जिसे आप सभी लोगों के सामने लाना चाहते हो या सबसे रूबरू कराना चाहते हो, तो आपके सुझाव आमंत्रित हैं। फिलहाल हम अपने कार्यक्रम को गति देते हैं। डॉक्टर ब्रजेश शर्मा जी बैंक की सेवा में 40 वर्ष सतत रूप से सक्रिय रहे और रिटायरमेंट के बाद दुगनी ऊर्जा के साथ वे सामाजिक रूप से सक्रिय हुए हैं। जैसे हम देखते हैं हमारे आसपास बहुत से लोग होते हैं जिन्हें पेड़ पौधे लगाने का शौक होता है। ये एक बहुत बड़ा सामाजिक कार्य है कि आप वातावरण को शुद्ध करने के उद्देश्य से पेड़ पौधे लगाते हैं। और कई बार तो जो पेड़ वो खुद लगा रहे होते हैं उसका लाभ वो नहीं उठा पाते, लेकिन आने वाली जो पीढ़ियां हैं उन पेड़ों की छाया में, उन पेड़ों के फल में बहुत सुकून पाती हैं। हमारे आज के अतिथि डॉक्टर ब्रजेश शर्मा जी ने युवाओं की पौध को सुदृढ़ आधार देने का और पुष्पित पल्लवित करने का बीड़ा उठाया है। आप निशुल्क काउंसलिंग के द्वारा युवाओं को सही दिशा देने का उपकार कर रहे हैं और देश ही नहीं बल्कि विदेश में भी आपके द्वारा जो बच्चे हैं या युवा हैं जिनको आपने अपने काउंसलिंग के सेशंस दिए हैं, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और कभी किसी दौर में जब उन्हें करियर के लिए कोई अच्छा मार्गदर्शक नहीं मिल रहा था या वो किसी नैराश्य की तरफ जाने लगे थे, तब उन्होंने सर से संपर्क साधा और आज 70 वर्ष की उम्र में भी डॉक्टर ब्रजेश शर्मा जी युवाओं के साथ बहुत युवाओं की तरह ही सक्रिय हैं। और एक बहुत अनोखी बात सर से बातचीत के दौरान मुझे पता चली, बहुत कम उम्र में जब बच्चे आजकल के बच्चे तो इस बात को अकल्पनीय समझेंगे,
जब सर स्कूल में ही पढ़ रहे होंगे शायद, 18 साल की उम्र में सर का विवाह हुआ, जबकि वे खुद मुखर विरोधी थे इस तरह कम उम्र में विवाह करने के। लेकिन सर का विवाह पारिस्थितिक कुछ परिस्थितियां रहीं, पारिवारिक परिस्थितियां, और उनका काफी कम उम्र में विवाह हुआ। बहुत कम उम्र में आपने 20 वर्ष की उम्र में आपने बैंक की नौकरी की शुरुआत करी, और साथ ही साथ समानांतर आप साहित्यिक गतिविधियों में संलग्न रहे। आपने सारिका, धर्मयुग, इंगित, साप्ताहिक हिंदुस्तान जैसी प्रतिष्ठित पत्रिकाओं में और समाचार पत्रों में अपनी कविताएं और गजलों का प्रकाशन किया। और ग्वालियर से संबंधित जितने लोग हैं या संगीत से संबंधित जो लोग हैं, वे बहुत अच्छे से जानते हैं, तानसेन संगीत समारोह एक बहुत प्रतिष्ठित समारोह होता है, जिसकी समिति में राज्यपाल द्वारा आपका नामांकन किया गया। तो आइए मैं रूबरू कराती हूँ हमारे अतिथि डॉक्टर ब्रजेश शर्मा जी से। स्वागत है सर आपका। नमस्कार। नमस्कार मीनाक्षी जी। जी, सबसे पहले तो मैं आपको अपने दर्शकों से रूबरू कराते हुए मुझे अत्यंत हर्ष की अनुभूति हो रही है। जी सर। सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद देना चाहूँगा और आपके सभी दर्शकों को नमस्कार करता हूँ और इस कार्यक्रम में उनका स्वागत करता हूँ। धन्यवाद। क्योंकि ये कार्यक्रम ऐसा है कि इसमें जो कुछ भी है वो बिल्कुल सद्य स्फूर्त होगा, उसमें कहीं किसी तरह की कोई तैयारी नहीं है। तो मुझे भी नहीं मालूम है, तैयारी नहीं है मुझे भी पता नहीं, कोई रीटेक नहीं है, सब कुछ लाइव है। हाँ, सब कुछ लाइव है। और मीनाक्षी जी क्या बात करेंगी, जो बात करेंगी मैं क्या जवाब दूंगा। मैं तो केवल उनकी जो बातों की इकोइंग प्रतिध्वनि मेरे मन में आएगी उसी को व्यक्त करने की कोशिश करूंगा। तो एक तरह से हम कहें कि ये मन से मन की बात है। हाँ, बिल्कुल 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 जी। और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आज मैं काफी समय से मेरे मन में ये विचार था, क्योंकि हम सब ने अभी जो महामारी का त्रासद दौर देखा है कोरोना काल में, बहुत से युवा ऐसे हैं, और क्योंकि हम सभी घरों में कैद थे तो बहुत से लोगों के मन में एक अलग तरह की विचारधारा ने जन्म लिया, बहुत नेगेटिव सोच बन गई थी लोगों में। तो आज समाज को आप जैसे लोगों की बहुत आवश्यकता है, और खास तौर पर युवा वर्ग जो घरों में कैद रहकर जिन्होंने जीवन बहुत ज्यादा एक्सप्लोर कर ही नहीं पाए हैं, उनके लिए आप एक बहुत सुनहरी किरण की तरह हैं। तो मैं चाहती हूँ कि आपकी एक स्टूडेंट की क्लिपिंग मुझे मिली थी निहारिका की, मैं अपने दर्शकों को वो दिखाना चाहती हूँ। सबसे पहले हम वो क्लिपिंग देखते हैं। जी। This is Niharika Parashar. I am a student of SRC PG Center. This center was established by Dr. Brajesh Sharma sir around 10 to 12 years ago with the main objective of helping the youngsters to choose right career path and to achieve success in their respective careers, along with living lives successfully by giving them those inputs which are not available in today's world. Apart from offering career counseling, the center offers pre and post marriage counseling, pre and post retirement counseling. The main philosophy of SRC PG Center is inner space expansion, and all the activities conducted for the students here are aligned with this philosophy. For example, the sessions which are held every Sunday regularly, then the commitment letter which is provided to every student, which has to be read by each student every day. It contains different commitments, it contains Thanksgiving speech, etc. Apart from this, a WhatsApp group has been created in which the members of the center have been joined, and daily messages are shared by Dr. Brajesh Sharma sir, and the main objective behind sharing those messages is to provoke thinking of the students towards the deeper philosophy of life. And the center basically provides those inputs to the students which are not available today, at least in today's world, and which are very important, which play a very significant role in each and every one of our lives, whether we are aware of it or not.
For example, as it is said that invisible things have a more profound and more visible role to play. Similarly, the center's teachings are very philosophical and are very deep and are very practical, and they play a very great role in any person's success and in any person's and in resolving any sort of emotional, mental dilemmas of life. I joined the center in the year 2019, and since then I have been connected to the center, and I have been attending the sessions regularly, and my experience of SRC PG Center is very amazing, and I have witnessed a transformative change in myself before 2019 and after joining the center. And not only the changes have been observed by me, but people around me have also observed the changes around in me, and I have always received compliments from people about my clear and crystal clear mindset and very straight mindset without any dilemma, without any confusion. People often say that your thinking process is very out, like regardless of any situation, but your thinking process is very straight and clear. So all of this is because of centers. कुछ टेक्नोलॉजिकल एरर्स के कारण वीडियो शायद पूरा नहीं प्ले हो पाया। जी, तो हमने देखा कि ये तो एक स्टूडेंट हैं, इसके अलावा सर के सैकड़ों स्टूडेंट्स रहे हैं जो देश ही नहीं विदेश में भी अपनी सेवाएं दे रहे हैं, और सर ने उनका बहुत मार्गदर्शन बहुत ही अच्छे से किया है। तो सर मैं चाहूंगी कि आप कुछ अपनी पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में सबसे पहले हमें बताएं। जरूर। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जब भी किसी को हम किसी से मिलवाते हैं या कहीं उसके बारे में, जैसे कि आपने इसको अगर एक इंटरव्यू नाम दें तो कर रहे हैं, तो उसमें जो लोग भी बोलते हैं वो उस व्यक्ति की प्रशंसा में बहुत सारी बातें कहते हैं, और ये बातें मैं बहुत ही विनम्रता के साथ स्वीकार तो कर रहा हूँ, लेकिन इसमें मेरा जो सबमिशन है वो सिर्फ इतना है। कल मुझे शाम को हमारे शहर की एक बड़ी नामचीन शायरा हैं, उनका एक शेर पढ़ने को मिला, तो वो शेर मुझे बड़ा इस वक्त मौजूद लग रहा है कि हमारा, थोड़ी सी तरमीम के साथ पढ़ रहा हूँ उसको, कि हमारा जिक्र मत करना किसी से, हमारा जिक्र मत करना किसी से, अगर पूछे तो कहना मुंतजिर है। ये जो मुंतजिर शब्द है इसने मुझे बड़ा अपील किया। मुंतजिर का मतलब प्रतीक्षारत, और जब हम किसी को कहीं इस स्थिति में मिलवाते हैं तो ऐसा लगता है कि मानो उसने कुछ उपलब्ध कर दिया है। तो मैं बहुत ही विनम्रता से ये निवेदन कर दूं कि उपलब्धि जैसा तो कुछ भी नहीं है, वो हमेशा यही रहेगा कि छोटे हैं हाथ मगर ऊंची उपलब्धियां ऊंची हैं और हमारे हाथ बहुत छोटे हैं। हम कितना भी प्रयत्न कर लें लेकिन वो प्रयत्न हमेशा छोटे रहेंगे, नाकाफी रहेंगे, गुंजाइश हमेशा बनी रहती है। तो जैसा कि आपने पूछा पारिवारिक उसके बारे में, तो मेरा जन्म जिस परिवार में हुआ, मैं बहुत सौभाग्यशाली मानता हूँ अपने आप को बचपन से, कि मेरा जन्म जिस परिवार में हुआ, तो मेरे माता पिता जो हैं, मेरे पिताजी का नाम श्री राम शर्मा और मेरी माताजी का नाम संयोग से सीता देवी शर्मा। अरे वाह। तो ये एक ऐसा प्राकृतिक संयोग था कि उनका विवाह केवल इसी बात पर हो गया था। हमारे नाना जी ने जब ये नाम सुना और तो उन्होंने कहा ये तो बनी बनाई जोड़ी है, बनी बनाई जोड़ी है। तो वो उनका विवाह हो गया और संयोग से हम दो ही भाई हैं, दो बेटे हुए, उनके बड़ा मैं हूँ और एक मेरा छोटा भाई है दिनेश शर्मा। वो अपना बिजनेस करता है, उसका
दुकान का नाम भी, चूंकि पिताजी का नाम श्री राम शर्मा है इसलिए उसकी दुकान का नाम भी श्री राम इलेक्ट्रिकल है। और मैंने जो सेंटर शुरू अच्छा। किया इसका नाम भी श्री राम सेंटर फॉर एक्सीलेंस एंड पर्सनल ग्रोथ है। जी जी। तो इसके बारे में मैं थोड़ा सा बाद में बताऊंगा। अभी क्योंकि हाँ जी, परिवार की बात बिल्कुल। होती है तो परिवार की चीजों को रेखांकित करना मैं समझता हूँ इसलिए बहुत जरूरी है कि हम जो कुछ भी बनते हैं और जैसे भी बनते हैं उसमें उन छोटी छोटी चीजों का बहुत बड़ा योगदान होता है, जिनका फिलहाल मुझे लगता है कि अभी उस तरह के इनपुट बच्चों को बहुत कम मिल रहे हैं। तो हम इस सही मामले बात में है। बहुत भाग्यशाली रहे कि हमको हमारी माताजी, पिताजी, मेरी दादी थी। जी। तो माताजी हमारी बहुत कम पढ़ी लिखी थी। हम्म। पिताजी भी हमारे शायद उन्होंने, क्योंकि मुझे याद है जब मैट्रिक उन्होंने किया तो हम बड़े हो गए थे। मतलब वो अच्छा। भी बहुत पैशनेट व्यक्ति थे और बहुत विद्वान थे। रामायण और हमारे आध्यात्मिक ग्रंथों का उनका जबरदस्त अध्ययन था और बड़े विद्वान थे और बड़ा उन्होंने यश कमाया। मतलब उनकी लकीर इतनी बड़ी है कि हम कुछ भी कर लें उसको छू नहीं पाएंगे। तो हम तो बस केवल इसी प्रयत्न में है कि उसको आगे बढ़ा ना सकें तो कम से कम उसको छोटा भी ना करें। तो इसी बिल्कुल सिलसिले सही में बात। ये कोशिश है। तो बाबूजी, मैं देखता था बचपन में हमारी माताजी के पास में, हमारे मामा जी भी यहीं रहते थे, हमारे मौसी भी यहीं रहते थे, सबके बच्चे थे। तो अक्सर मैं छोटा था उस समय, ये समझ नहीं थी। आज तो वो भाषा है कि मैं उस बात को कह सकता हूँ और इसीलिए मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं देखता था दोपहरी में हमारी मामी आ गई, मौसी आ गई, कभी नानी आ गई, कभी कोई आ गया और उनसे जो बातचीत होती थी तो मैंने देखा कि हमारी माताजी में वो स्किल थी कि वो बिल्कुल सरल सहज भाषा में उनकी जो भी समस्याएं घर गृहस्थी की होती थी उनका समाधान ऐसा करती थी कि वो सहज ही सबको स्वीकार्य हो जाता था। तो ये स्किल मुझे लगता है कि शायद वहीं से मुझे प्राप्त हुई, जो मैंने उनको देखा। जी। आज मैं कह सकता हूँ क्योंकि आज ये भाषा है मेरे पास में, उस समय तो सिर्फ ऑब्जर्व करता था तो मेरे बाल मन पर जो छवि बनी और अपनी बात को कहने का सलीका और इस तरीके से वो सलीका कि दूसरे को वो अपनी सी ही बात लगे, ये मैंने ऐसी महिला से सीखा जिसकी फॉर्मल एजुकेशन 0 थी। हालांकि बाद में उन्होंने हमारे बाबूजी को चूंकि बहुत शौक था पढ़ाई का इसका, तो बाद में उन्होंने उनको अप टू 12th जो है वो एग्जाम पास कराए और उन्होंने पढ़े भी। मतलब हम भी स्कूल जाते थे और वो भी जाती थी। और आश्चर्य की बात आपको ये लगेगी कि मेरे पिताजी ने ग्रेजुएशन मेरे छोटे भाई के साथ किया। अरे वाह। जब मेरे छोटे भाई ने ग्रेजुएशन किया तो पिताजी का भी ग्रेजुएशन उस समय हुआ। तो हमारे पिताजी बहुत ही सेल्फ मेड व्यक्ति थे। तो मेरे लिए तो प्रेरक पुरुष वही है और उनकी प्रेरणा हमेशा मेरे सामने रहती है और इसीलिए इस सेंटर का नाम भी यही है और मेरे ऊपर हमेशा उनका फोटो लगा हुआ है। तो वो मैं उनको अपने प्रेरणा पुंज, आशीर्वाद उनका हमेशा आपके साथ है। जी। इसके अलावा क्योंकि उनके व्यक्तित्व के बारे में जब तक बात नहीं करेंगे तब तक मेरी सारी बातें अधूरी रहेंगी। पिताजी हमारे विशुद्ध कर्मकांडी ब्राह्मण, रामायण के अनन्य प्रेमी थे। लेकिन जहां मेरा जन्म हुआ था जिस घर में, उस घर की दीवार से दीवार लगी हुई थी एक मुस्लिम परिवार के साथ में। अच्छा। और बाबूजी हमारे बताते हैं जब 47 की पीरियड में जो दंगे हुए और जो फसाद हुए उस समय उस मुस्लिम परिवार ने और हमारे परिवार ने इस तरह की आत्मीयता प्रदर्शित की कि उसमें एक दूसरे का दोनों को सपोर्ट किया। तो उस परिवार की एक महिला जो थी जिनका नाम ताहिरा था, लेकिन हमने वो ताहिरा नाम बहुत बाद में जाना, हम उनको तारा बुआ ही कहते हैं। तो वो हमारे पिताजी की बहन बनी और ये रिश्ता लगभग 70 वर्ष चला। हमारे यहाँ राखी पर, भाई दूज पर टीका करने के लिए, क्योंकि हमारे कोई बुआ नहीं थी तो हमारी वही एकमात्र बुआ, और जिनको जो कोई देखता था वो कहता था अजीब रिश्ता है। एक आध बार बाबूजी का टेलीविजन के लिए दोनों का प्रोग्राम हुआ, पेपर में तो कई बार खैर उनके बारे में ये आया। तो मैं बताना ही चाहता हूँ कि मेरी परवरिश जिस माहौल में हुई उस माहौल में एजुकेशन के लिए एज लिमिट कभी नहीं थी। तो बाबूजी की जो सील थी पढ़ने के लिए
मेरे पिताजी भी स्टेट बैंक में उन्होंने काम किया, लगभग 41 इयर्स की सर्विस उनकी रही। अच्छा। 54 में वो रिटायर हुए थे और 2011 तक वो शरीर में थे। तो अब उसके बाद तो उनके आशीर्वाद की छाया है और जी, वो तो सदैव रहती है। हाँ, सदैव रहती है। और जी, उसके माता बाद पिता तो हमेशा आपके साथ हैं। बिल्कुल बिल्कुल। उसके बाद मैंने भी बैंक में काम किया लगभग 40 साल। 1971 में मैंने बैंक ऑफ इंडिया ज्वाइन किया था और 2011 में मेरा सुपर एनुएशन हुआ। और ये भी एक सुखद संयोग है कि मेरा बेटा भी बैंक ऑफ न्यूयॉर्क में है और बड़े 3 पीढ़ियां लगातार वाइस प्रेसिडेंट है बैंक ऑफ न्यूयॉर्क में। तो मतलब 3 पीढ़ियां लगातार उस कल्चर में है, जो कि बैंक की कल्चर एक ऐसी कल्चर है जिसमें इनबिल्ट हमारे अंदर ये संस्कार डाले जाते हैं। अब थोड़ा सा डिटोरिएशन जैसा सब जगह हुआ है, वो वहां भी हुआ है, लेकिन जब मैंने ज्वाइन किया उस समय संस्कार ही ये थे कि जो व्यक्ति हमारे सामने बैठा हुआ है हमको उसके हित की बात करनी है। जो चीज उसको नहीं मालूम है तो हम, क्योंकि हमारी जो डीलिंग थी उस व्यक्ति के वित्त से होती थी, उसके फाइनेंस से होती थी और वो हमारे ऊपर भरोसा करके आता था। तो उसके भरोसे को कायम रखते हुए उसके हित की बात, कई चीजें उसको नहीं मालूम है तो उसको उसके हित की बात बताते हुए, तो ये एक जिस कल्चर में हमने काम किया उसमें हमारे साथ आया। और परिवार हमारा संयुक्त रहा, अभी तक संयुक्त है। हम 2 भाई हैं और दोनों भाइयों की 3-3 बेटियां हैं। इस तरह से हमारे घर में 6 बेटियां हुई और एक बेटा है मेरा, जो मैंने बताया अभी बैंक ऑफ न्यूयॉर्क में है। अभी हम 6 बेटियों की शादियां कर चुके हैं, तो सब अपनी अपनी जगह पे हैं। एक बेटी अभी मेरे सामने बैठी हुई है, आई हुई है अभी छुट्टियों में। ये इसका नाम है डॉक्टर सीमा दुबे। अच्छा। इसने कॉमर्स में पीएचडी किया। सीमा 1 मिनट के लिए आना यहाँ पे, मैं मिलवाई दूं इसको। ये उज्जैन में ज्ञानपीठ कॉलेज है, वहाँ कॉमर्स की हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। तो सीमा आओ जरा करो। अरे वाह, ये सीमा है। नमस्कार, आपका स्वागत है। और मेरे ठीक बराबर बहुत में खुशी हुई आपसे मिलकर। हाँ, ये क्योंकि ये तबाक से आई हुई है। इसकी बेटी सुरभि वो भी है मेरे सामने, बेटा छोटा दिव्यांश वो भी मेरे सामने बैठा हुआ है। तो आज ये एक अलग प्रकार का सेशन हो रहा है जिसमें परिवार के लोग, इनकी बड़ी इच्छा थी, तो मैंने कहा चलो बैठो, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं। और कोई भी बात चूंकि मेरे पास में कहने लायक नहीं है, तो सब बच्चों के लिए बहुत गर्व की अनुभूति का क्षण होता है ये। तो ये पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में तो इतना ही है। और वो चीजें इस तरह से मिली जिसने, अच्छा चूंकि मैं बड़ा प्रेशियस चाइल्ड था, बचपन से बहुत लाड़ प्यार में पला, तो कहीं किसी चीज की कोई रोक टोक नहीं थी, तो बड़ा एक मुक्त स्वभाव मेरा बना और हर तरफ जाने की जो रुचि थी, क्योंकि बाबूजी से मुझे जिज्ञासु वृत्ति मिली। हमारे यहाँ बहुत सारे संतों का, पंडितों का, महात्माओं का आना जाना होता था, तो मुझे चलते फिरते बहुत सारी चीजें मिल जाती थी। अब मैं महसूस करता हूँ कि मेरी जड़ें वहां से जुड़ी हुई हैं, जो कहीं से भी जिस आनंद को आज मैं जी रहा हूँ उसकी जो बीजारोपण है वो वहां से हुआ है। तो वो सारी चीजें मुझे बचपन से एक तरह से घुटी में मिली और आगे बढ़े। और फिर खेलों में मेरी बहुत रुचि थी। मैं टेबल टेनिस का खिलाड़ी था, अब बहुत जम के खेला करता था। कई प्रतियोगिताएं मैच जीते उसमें, जूनियर में, सीनियर में। और उसके बाद बैंक में आए तो बैंक में भी इस तरीके से काफी चीजों में मेरा इन्वॉल्वमेंट रहा। उसके बाद जब बैंक में आया तो बैंक में आने के बाद में पढ़ाई में जो रुचि थी वो लगातार बनी रही, तो उससे आगे बढ़े। तो ये थोड़ा सा मैंने पारिवारिक बैकग्राउंड के बारे में आपको बताया। तो इस तरह का परिवार हमारा, आज भी हम सब लोग साथ रहते हैं इस घर में। और एक परिचय और करा दूं, मेरी श्रीमती जी यहाँ मेरे पास बैठी हुई हैं, बिल्कुल जी, नमस्कार। श्रीमती उर्मिला शर्मा। और आपसे मिलकर मुझे वापस जी, आपसे मिलकर मुझे वापस वो बात याद आ गई जो सर ने मुझसे कही थी बातचीत में, कि बहुत कम उम्र में आपका विवाह हुआ था। सर थोड़ा कुछ बताइए उस वाकये के बारे में।
उस वाक्य के बारे में तो बड़ी मैं भी सोचता हूँ, तो ईश्वरीय विधान पर मुझे बड़ा संतोष भी होता है और उस समय की स्थिति की हंसी भी आती है, क्योंकि मैं सबसे ज्यादा खिलाफ था। हमारे यहाँ परिवार में सब उस समय का समय ही हुआ था जिस समय जल्दी शादियां हो जाए जी। करती थी, क्योंकि मैं सारी एजुकेशन मेडिकल कॉलेज में रह के हुई और काफी अच्छे लोगों का मुझे जीवन में साथ मिला, तो मैं विरोधी था। अभी ये जो प्रपोजल आया, मैं आपको बता दूं कि ये खुद ऐसे परिवार को बिलोंग करती है जो अपने आप में बहुत नामी गिरामी और प्रसिद्ध परिवार रहा। यानी इनके गांव में, अब तो सब लोग यहाँ ग्वालियर में आ गए, आज भी इनकी हवेलियां करीब करीब 15 किलोमीटर से पहले से वो नजर आने लगती है। एक तो वैसे ही इनका गांव टीले पर बना हुआ है और उस पर भी इनकी हवेलियां जो कि बहुत बड़ी बड़ी हवेलियां हैं, तो वो तो एक तरह से बड़ा समृद्ध परिवार और बड़ा प्रसिद्ध परिवार उसको ये बिलोंग करती है और उसकी एक तरह से इकलौती बेटी है। और ये हमारे साथ आई उस समय, ये जब प्रपोजल आया तो बाबूजी ने कहा कि जाके लड़की देखा। अब मैं तो, मेरी मान्यता जो उस समय थी वही आज थी कि किसी को भी देख करके तो मैं रिजेक्ट कर नहीं सकता। और अब तो बहुत सुविधाएं हैं, अब तो बातचीत कर सकते हैं फोन पर, इवन साथ में घूम भी सकते हैं। लेकिन तब तो जो लड़की देखने का काम हुआ करता था, वो आप जाएंगे तो या तो लड़की चाय की ट्रे लेके सामने आ जाएगी और चली जाएगी, और या फिर वो लास्ट में इलायची सुपारी की ट्रे लेके आएगी और आप देख लीजिए उतने में। हाँ जी। और जनरली जो परसेप्शन था, जो लोग देखते थे, वो देखते थे उसकी चाल और महिलाएं देखती थी उसकी मुस्कुराहट। तो वो कहती थी कितनी मुस्कान कितनी बड़ी है, छोटी है, तो इस तरह से एनालाइज किया जाता था। तो मैंने कहा देखिए, और शायद कुछ हद तक महिलाओं की एक स्वाभाविक रुचि होती थी रूप रंग के लिए, रूप रंग से। तो क्योंकि मेरे लिए मैं तो उतना नहीं था तब भी, आज भी नहीं है, क्योंकि ये तो जो प्रकृति की देन है जो है। हालांकि मैं इस मामले में भी सौभाग्यशाली रहा हूँ कि कहीं वो भी कम नहीं है, लेकिन जो आंतरिक सौंदर्य है उसका महत्व बहुत ज्यादा है। तो मैंने बिल्कुल जब बात मानी, एक ऐसा भावनात्मक कारण बन गया, बाबूजी ने कुछ ऐसा किया जिसकी वजह से मैंने कहा ठीक है, अब जो आपको करना है करना। तो उन्होंने कहा कि अब देखाओ जाके। तो मैंने कहा देखने जाना ही नहीं, जब हाँ कर दी तो हाँ। मैं आज भी इस चीज को मानता हूं कि हमें जहां भी हो हमें कंप्लीट रहना चाहिए। यस मीन्स यस एंड नो मीन्स नो। तो इस एटीट्यूड ने मुझे बैंक में भी बहुत सपोर्ट किया। हालांकि इससे व्यक्तित्व जिस तरह का बनता है, कई लोग उसको जिद्दी कहते हैं, उसको एरोगेंट भी कहते हैं, लेकिन जो भी कहें, अगर हमारी पूरी तरह से कन्विंस होने के बाद, पुराने समय में ये क्वालिटी मानी जाती थी। पहले के समय में ये क्वालिटी होती थी और आज जी नहीं, आज भी लोग वैल्यू करते हैं, ऐसा नहीं। एक बार आपको इसको, इस इमेज को एस्टेब्लिश करना होता है, क्योंकि अगर आपकी नो किसी सिफारिश से या किसी प्रलोभन से यस में बदल गई तो नहीं हो पाएगा ये। आपकी नो नो ही रहनी चाहिए, चाहे जैसा भी प्रलोभन हो, तो आपकी यस यस ही रहनी चाहिए। तो थोड़ा समय लगता है, लेकिन बाद में ये चीज सब के द्वारा और आज भी ने 17 तारीख को अपनी शादी की 53वीं वर्षगांठ मनाई है, और ये अपने आप में किसी बहुत बड़े सौभाग्य से कम नहीं है कि शादी के 53 साल बाद भी हम अपने उस उत्साह को कायम रख पाए हैं। ये दिस इज, आई फील दिस इज माई ब्लिस कि वो है। तो उसकी वजह से बहुत सारे काम हम कर पाते हैं। और मैं जो भी कर पा रहा हूँ उसमें अगर ये जो पीछे का पावर हाउस है वो काम नहीं करता तो शायद ये मेरे लिए भी संभव नहीं होता, मुश्किल होता। जी जी, वाकई में तो एक तरह से ये साबित हुआ कि जोड़ियां ऊपर तय होती हैं। हाँ, ये तो है, कह सकते हैं कि जोड़ियां ऊपर से होती हैं। और बल्कि मैं तो ये मानता हूँ कि अगर आदमी, जो मेरा इनविजिबल फोर्सेस में बहुत विश्वास है जी, और आज के विज्ञान की जो उन्नति है उसने हमारी इस
आध्यात्मिक विचारधारा को बहुत पुष्ट किया है, प्रमाणित किया है। जो इनविजिबल चीजें हैं उनका फोर्स बहुत ज्यादा है। तो जैसे हम अपने सिर्फ मोबाइल एक डिवाइस को ले लें तो इसमें जो कुछ भी उतरता है वो सब इनविजिबल उससे ही तो उतरता है। कहीं हम देखते हैं यूट्यूब पर हम कुछ भी चलाना चाहें तो कहाँ है वो, कहीं फिजिकली रखा हुआ है क्या? उसका फिजिकल कहीं कुछ भी नहीं है। और हम बहुत गहराई में अगर जाएं तो हम जाएंगे, हम बोलेंगे हाँ ये उसके सर्वर में रखा हुआ है, और जितना भी हम चले जाएं अंत में हम पाएंगे कि वो हवा में रखा हुआ है, वो कहीं भी फिजिकल फॉर्म में नहीं है। तो ये फिजिकल फॉर्म में नहीं होना, अब जो क्लाउड कंप्यूटिंग आ गई है, क्लाउड कंप्यूटिंग ने और इस बात को सिद्ध कर दिया है कि सारा डाटा क्लाउड पर है। तो सारा डाटा क्लाउड पर है, तो हम इस क्लाउड का क्या उपयोग करते हैं? इसी तरह से हमारी जो चेतना है वो भी क्लाउड पे है। तो इससे जो कनेक्शन है, ये कनेक्शन अगर हम स्टेब्लिश कर लें, हमारा ये जो डिवाइस है ये इंटरनेट प्रॉपर हमने बिल्कुल जमा किया हुआ है उसका, और ये अगर कनेक्ट हो जाए तो मुझे नहीं लगता कहीं कोई ऐसी असुविधा होती है या कोई दिक्कत आती है। ये तो जोड़ियां तो ऊपर से बनती हैं, लेकिन ऊपर से बनने वाली जोड़ी तभी प्रमाणित होती है और तभी मेड फॉर ईच अदर होती है जब आपने पूर्ण स्वीकृति के साथ उसको स्वीकार किया होता है। शर्त नहीं, हाँ, उसमें शर्त नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल, ये जो हमारे अनकंडीशनल एटीट्यूड है उससे बड़ा फर्क पड़ता है, जीवन में बहुत जगह फर्क पड़ता है। सही बात है। तो आपने जैसा कि बताया कि आपने 40 वर्ष बैंकिंग सेवा में दिए हैं और आपने जाहिर तौर पर काफी परिवर्तन देखे हैं, मैनुअल वर्क से टेक्नोलॉजी भी रिप्लेस हुई, तो उस दौरान कैसा अनुभव रहा आपका? शानदार, बहुत ही शानदार। यानी हम अपने आप को, जैसे मैंने कहा कि हम पारिवारिक तौर पर अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानते हैं, उसी तरह से मैं इसमें भी अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानता हूँ कि बैंकिंग के क्षेत्र में हमने लेजर कीपिंग की बैंकिंग से लेकर के और कोर बैंकिंग तक में काम किया है। अगर मैं 2011 में नहीं रिटायर होता, 2005-06 में हो जाता, तो शायद हम उस कोर बैंकिंग के एबीसीडी को नहीं समझ पाते, लेकिन ये इस मामले में ट्रांसफॉर्मेशन नहीं देख पाते। बिल्कुल बिल्कुल। और कई बार मेरी आज यंग जो बच्चे बैंक में जा रहे हैं, उनसे, हमारे सेंटर पे कई स्टूडेंट हैं जो जाते हैं बैंक में, तमाम ऑफिसर से कभी बात होती है तो मैं ये, उन्हें विश्वास ही नहीं होता कि लेजर बैलेंसिंग क्या होती थी और कैसे होती थी। आप आश्चर्य करेंगी कि हमारी ब्रांच में, अब तो यहाँ हमारी करीब 12-15 ब्रांचेस हैं, लेकिन उस समय एकमात्र एक ब्रांच हुआ करती थी, और उसमें जो लेजर निकलते थे, जो काउंटर पे रखे जाते थे, उन लेजर्स को निकालने के लिए एक प्यून की ड्यूटी लगती थी। तो सुबह अलग की लगती थी, शाम को अलग की लगती थी, क्योंकि वो अपने आप में इतना भारी काम हुआ करता था कि अगर कहीं किसी दिन उसकी एक आदमी को दोनों करना पड़ जाए तो उसकी शिकायत होती थी कि मतलब सारा बोझ मुझ पे, 50-60 लेजर अलमारी से निकाल के काउंटर तक लाना और वहां से ले जाकर वापस रखना। तो ये भी आनंद हमने देखा इस तरीके से। उसमें क्लोजिंग के टाइम पर रात को 10-10, 11-11 बजते थे। आज वो सारी चीजें बिल्कुल समाप्त हो गई हैं। अब कहीं कोई बैलेंसिंग का झगड़ा नहीं है, कुछ नहीं है। तो ग्रेजुअल चेंजेस हमने देखे, और इसमें मैं फॉर्चुनेट अपने आप को इसलिए मानता हूँ, और इसलिए अपनी पूरी जमात का, अपनी उस पूरी पीढ़ी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ कि ये सारा ट्रांजिशन का जो काम था, अभी तो मेरा ग्रैंडसन बहुत छोटा सा है, 3 साल का भी नहीं, लेकिन मोबाइल, लैपटॉप, वो अपने यूट्यूब सब कुछ खोल लेता है। मतलब दे आर वेरी फैमिलियर, बहुत है। लेकिन हम बच्चों के लिए तो खेल है। हम लोग उस पीढ़ी के लोग थे जिसमें कंप्यूटर के लिए, जब कंप्यूटर आए तो कंप्यूटर के लिए अलग कक्ष बनता था, उसको एयर कंडीशन किया जाता था, एयर कंडीशन रहते थे, जूते चप्पल पहन के नहीं जाएंगे बाहर, हाँ बाहर जूते चप्पल बाहर उतार जाएंगे, और उस सबको करने में, माने छूने में भी घबराहट होती थी कि पता नहीं क्या उड़ जाए और क्या हो जाए। तो उल्लेखनीय ये इसलिए है कि इस पीढ़ी ने, जो कंप्यूटर के बारे में कुछ नहीं जानती थी, जिसका टेक्नोलॉजिकल ज्ञान लगभग शून्य था, उसने ये पूरा ट्रांजिशन किया
और आपको बहुत बड़ी बात आश्चर्य है। होगा, बड़ा सुखद आश्चर्य होगा कि इस काम के लिए एक भी बैंक एक भी दिन के लिए बंद नहीं रही। तो ये सारा ट्रांजिशन, रात के समय हम लोग काम करते थे, सारे सिग्नेचर के कार्ड स्कैन करना, उनको कंप्यूटर में डालना, यानी पूरा का पूरा सोचिए आप, सारा का सारा मैनुअल वर्क कंप्यूटर पे आना, और फिर वो भी ऐसे नहीं होना है, उसको भी प्रॉपरली बैलेंस करके सब चीजें प्रॉपरली होनी है। बैलेंस वो करते एक हुए। बड़ा सिस्टमेटिक काम था, लेकिन वो सारा काम उस पीढ़ी ने किया जो अपने काम के लिए बहुत निष्ठावान थी, जी। जिसने हमेशा इस प्राइड को जिया कि अब वो चीजें उतनी नहीं रही, क्योंकि अब बच्चे का ऑर्गेनाइजेशन से कमिटमेंट उस तरह का रहा नहीं, क्योंकि आज हम इस ऑर्गेनाइजेशन में, कल हम दूसरे में चले जाएंगे, परसों तीसरे में चले जाएंगे। तो लेकिन हम लोगों की तो शादी हो गई थी बैंक ऑफ इंडिया, बहुत आसानी से करते हैं, तो हम कहाँ जाएंगे, हम तो कहीं नहीं जाएंगे। तो हमारी पीढ़ी के लोगों का तो इतना कमिटमेंट था बैंक से कि हमारा अस्तित्व तो उसी पे टिका हुआ था। तो जो भी कुछ करना है वो कलेक्टिव एफर्ट्स इस तरह के थे जिनमें बहुत मजा आता था, बहुत अच्छी तरह से काम किया। तो ये बैंकिंग के पूरे ट्रांजिशन का अनुभव मेरे लिए तो बहुत शानदार रहा, और चूंकि मेरी रुचि उसमें थी तो मैंने उसमें बहुत चीजें सीखने की कोशिश की। हमारे बहुत जो एक्सपर्ट लोग थे उनसे मेरे बड़े स्नेह संबंध आज भी हैं, तो उन्होंने चीजें सिखाई और हमने सीखी। मुझे एक ब्रांच को पूरी तरह से कंप्यूटराइज करने का और कोर बैंकिंग में लाने का सौभाग्य मिला, वो काम भी किया, और वो भी ग्रामीण ब्रांच में किया, जहाँ के सुविधाएं उतनी नहीं थी, बिजली बार बार चली जाती थी, जनरेटर के शोर की आवाज में सब काम किया। तो ये सारी यादें बहुत सुहानी यादें हैं, और मैं इनको अपनी स्मृति कोश में बहुत सहेज के रखना चाहता हूँ, और ये मेरे लिए बहुत अच्छा एक्सपीरियंस। जी जी। ऐसा आमतौर पर ऐसा होता है कि नौकरी लगने के बाद और एक अपने कंफर्टेबल जोन में आने के बाद लोग आगे पढ़ने की या और कोशिश नहीं करते हैं, लेकिन आपने नौकरी के साथ साथ डॉक्टरेट की उपाधि भी हासिल करी, तो इसके लिए क्या प्रेरणा स्रोत क्या रहा आपके साथ? इसके लिए प्रेरणा स्रोत एक छोटी सी घटना मुझे याद आती है अक्सर, शायद वो कहीं दिमाग में रही हो, कि चूंकि जब मैं छोटा था तो बहुत तरह की शरारतों में था। मैं सिंपल बॉय नहीं रहा, मैं नॉटी बॉय रहा। तो उसमें खूब खेलना, फर्स्ट डे फिल्म शो देखना, और मैंने हर तरह की एक्टिविटीज जो शरारती होती हैं वो सब मैं किया करता था। तो बाबूजी जब मुझे डांटते थे तो डांटते हुए मुझसे ये कहते थे कि क्या करेगा, पढ़ नहीं रहा है, कुछ नहीं कर रहा है। अब मैं सामान्य रूप से पढ़ लेता था और पास हो जाता था बस, लेकिन और मुझे लगता था कितना पढ़ना है। तो एक दिन हमारी बातचीत में कुछ ऐसा हुआ कि मैंने उनसे पूछा, बाबूजी कितना पढ़ना चाहिए? वो दौर था जिसमें कि मैंने नेम प्लेट पर लिखा हुआ देखा है, श्रीराम शर्मा BA, यानी आज अगर कोई लिख दे BA तो वो जोक ऑफ द टाउन हो जाएगा कि आप BA को इस तरह से लिख रहे हैं। लेकिन उस समय नेम प्लेट पर लिखा जाता था। उस समय घरों की शोभा, एक सामान्य मध्यम वर्गीय घर में वो गाउन पहन करके और डिग्री लिए हुए हाथ में ये फोटो कंपल्सरीली ड्राइंग रूम में होता, बहुत बड़ी बात होती थी, बहुत बड़ी बात होती थी कि ग्रेजुएशन किया है किसी ने, तो वो ग्रेजुएशन अपने आप में उपलब्धि बन जाती थी। तो मेरे दिमाग में ये था कि हाईएस्ट क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन, मैंने वो फोटो लग जाए घर में कि हाँ ये डिग्री मिली है और गाउन पहन लिया तो क्वालिफिकेशन हो। तो मैंने बाबूजी से पूछा, मैंने बाबूजी कितना पढ़ना है, कितना आप चाहते हो? अरे बोले पढ़ने का कोई अंत है? अब तो मैं जानता हूँ, अब तो हमारे वेद का सूत्र है, ज्ञान का अंत ही नहीं है। ज्ञानस्य अंतो न विद्यते, ज्ञान का अंत ही नहीं है कहीं। अब तो हम जानते हैं इस बात को, लेकिन तब नहीं जानते थे, छोटा था। तो उन्होंने कहा कि मैंने कहा कितना पढ़ना चाहिए? अरे बोले पढ़ो, अभी क्या मैट्रिक करना है, इंटरमीडिएट करो। मैंने कहा फिर? अरे फिर क्या, फिर BA करो। मैंने कहा BA के बाद फिर? अरे BA के बाद फिर MA करो। मैंने कहा MA पे पूर्ण विराम हो जाएगा, MA करने के बाद तो कुछ नहीं है। अरे बोले कैसे नहीं है, पढ़ाई अंत होती है, MA करो फिर उसके बाद PhD करो। शायद ये वो बीज था जो मेरे दिमाग में इम्प्लांट हुआ। तो मुझे लगा कि ये, अब मालूम है कि PhD से भी ऊपर की उपाधियां होती हैं, लेकिन वो उस बाल मन पर ये प्रभाव पड़ा कि PhD हमारे पिताजी के लिए एक अच्छी खासी डिग्री है, जिससे कि मैं उनको उनकी बात का सम्मान करते हुए वो उपहार उनको दे सकता हूँ।
तो शायद ये बात मन में रही होगी। लेकिन उसके बाद कुछ जिज्ञासु प्रवृत्ति का मैं शुरू से रहा, क्योंकि कविताओं का और साहित्य का मुझे शौक रहा, तो बैंक में आने के बाद में शौक आदमी हर तरीके से पूरे कर ही लेता है। इसलिए जिंदगी में शौक का होना बेहद जरूरी है, और शौक से ही पैशन जन्म लेता है। बस यही है कि हमको अपने शौक को कंट्रोल में रखना चाहिए। वो शौक कैसा है हमारा, ये भी देखना चाहिए। तो मेरा चूंकि साहित्यिक शौक था, तो उसकी वजह से फिर मैंने बीए किया। मैं बीए फाइनल ईयर में था जब मैं बैंक में आया था, और हमारा बैच पहला बैच है जो बैंक में ऑल इंडिया कॉम्पिटिशन से आया था। उसके पहले बैंक में अपॉइंटमेंट कल से आ जाने वाली शैली में थे, लेकिन हमारा बैच जो है 71 का बैच पहला बैच था, जिसमें हेड ऑफिस से, बैंक के हेड ऑफिस से एक बार एक डेट में पूरे हिंदुस्तान में एग्जाम हुए, वहीं से पेपर सेट होके आए, उसके बाद वहीं से इंटरव्यू टीम बनी, और उस समय हुआ ग्वालियर सेंटर से हम केवल 3 लोग सिलेक्ट किए गए। उनमें से एक तो दुर्भाग्य से अब नहीं है, और 2 हम शेष हैं जो कि एक रिटायर होकर बॉम्बे में सेटल्ड हैं, और एक मैं अपने इस काम में लगा हुआ हूँ। तो ये 3 लोग हम उसमें सिलेक्ट हुए थे। तो इस तरीके से बैंक में आए। तो फिर फाइनल हमने बैंक में आने के बाद किया, बीए किया, और बीए करने के बाद में फिर मुझे लगा कि मेरी थोड़ी साहित्य में रुचि है, तो एमए करना चाहिए। तो हमारे एक टीचर थे जिनका मैं बहुत सम्मान करता हूँ, और वो बीए के कॉलेज में जब मैं था तो उसके प्रिंसिपल थे। और चूंकि मैं कॉलेज में भी था, तो कॉलेज की पॉलिटिक्स में भी पूरी तरह शामिल था। 1 साल स्पोर्ट्स सेक्रेटरी रहा। उसके बाद जब बैंक में आया था तो जनरल सेक्रेटरी था अपने कॉलेज में। तो इस तरह से उनसे हमारा रेपो बहुत अच्छा था। तो वो जो एमएलबी कॉलेज ग्वालियर का है, उसमें हिंदी के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थे। तो और ज्यादातर प्रोफेसर्स के अकाउंट हमारे बैंक में थे। तो वो एक दिन बैंक में आए और उन्होंने मुझसे कहा, मैं इकोनॉमिक्स से कर रहा था, इकोनॉमिक्स में मैंने प्रीवियस कर लिया था, एमए इकोनॉमिक्स में, और लगा था वही बैंक के लिए काम की चीज है। लेकिन उन्होंने मुझसे कहा कि ब्रजेश तुम हिंदी में एडमिशन ले लो। तो मैंने, सर मैं तो इकोनॉमिक्स कर रहा हूँ, हिंदी से मुझे क्या वो होगा? तो बोले नहीं, तुम्हारा वैसे भी रुचि है तो हिंदी में ले लो। मैंने कहा आप क्यों कह रहे हैं? बोले मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मेरे 2 साल यहाँ पक्के हो जाएंगे, उसके लिए जो संख्या चाहिए पीजी स्टूडेंट की, वो शायद 2 कम पड़ रही है। तो एक उन्होंने किसी और से बात की थी, एक मुझसे उन्होंने कहा। तो ये एक भावनात्मक कारण बना। तो मैंने कहा ठीक है, मैं ले लेता हूँ। मैंने एडमिशन लिया, और जब एडमिशन लिया तो उसके बाद इस तरीके से तो एमए हुआ। और एमए के दौरान मेरी वास्तविक जिज्ञासा पैदा हुई। मुझे बहुत सी चीजें लगी कि ये चीजें पूरे सही ढंग से प्रोजेक्ट नहीं हो रही हैं। तो फिर मैंने हिंदी नवगीत पर देश में पहली पीएचडी मेरी है। अरे वाह। और 1984 में मुझे पीएचडी अवार्ड हुई थी। 84 की मेरी पीएचडी है, और वो एक बड़ा अलग टाइम था जिसको मैंने आज भी याद करता हूँ बहुत पैशन के साथ। लोग स्कॉलरशिप लेकर पीएचडी करते हैं, मैंने लगभग 1 वर्ष की सैलरी कटा के पीएचडी की। 3-4 साल का जो भी वक्त में लगा, उस 1 वर्ष के दरमियान मैं नियमित रूप से लाइब्रेरी जाता था, और शाम को निकाला जाता था वहां से ढूंढ के। वो लाइब्रेरी हमारे एक शर्मा जी थे, तो वो कहते थे जाओ उनको, शर्मा जी को ढूंढो, कहीं होंगे नीचे, उनको पकड़ के लाओ, अब 5 बज गए, टाइम हो गया, लाइब्रेरी बंद करें। ये इस तरह का रहा। तो उससे पढ़ना लिखना चलता रहा। मेरी साहित्यकारों से व्यक्तिगत रूप से दोस्ती बहुत अच्छी थी, जिनमें देश के बड़े नामचीन साहित्यकार शामिल थे। हमारे घर पे भी उन लोगों का मेरे से इतनी मित्रता थी, आज भी आना जाना है उनमें जो शेष बचे हुए। इसी संयोग ने मेरी डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी से भी भेंट कराई, और ये भेंट आपको सुनकर के आश्चर्य होगा, लगभग 10 वर्ष तक हमारे उनसे बहुत मैत्रीपूर्ण, अंडरलाइन कर रहा हूं, मैत्रीपूर्ण संबंध रहे। क्योंकि संबंध जिनमें मैत्री का तत्व नहीं होता वो ज्यादा चल नहीं पाते। हालांकि वो मुझसे बहुत बड़े थे, सही बात है। मैं आज भी उनका बहुत सम्मान करता हूँ। हमारे संबंधों का जो आधार था वो था, मेरे पास जिज्ञासाएं बहुत थी, मेरे पास प्रश्न बहुत थे, और वो साक्षात समाधान स्वरूप थे मेरे लिए। क्योंकि जब मैं उनसे कोई बात करता था, तो मैं अक्सर, उन दिनों वो दिल्ली रहा करते थे, विलिंगडन कृषि में इंदिरा जी के बंगले के बगल से उनका बंगला था, तो वहाँ अक्सर मैं जाता रहता था। कभी मैं फोटो भी, मैंने शायद आपको शेयर किए थे वहाँ के, जो
उस बंगले के उनके साथ मेरे फोटो हैं। हमारी जी। बड़ी बेटी जो अभी झांसी में है वो छोटी थी उस समय, ये बात है 1976-77 के आसपास की। तो उस समय हम अक्सर चले जाया करते थे जी जी। दिल्ली, तो उनके उनके साथ मेरी घंटों की मुलाकात। हम्म। मुंबई में रहा करीब 10 दिन, तो वहाँ हमारा नियमित रूप से मॉर्निंग वॉक जो बीच पे हम लोग साथ साथ करते थे, तो उनसे मुझे बहुत सीखने को मिला, बहुत कुछ सीखने को मिला, कविता के प्रति प्रेम पैदा हुआ। और उसके कारण वो प्रश्न मेरे मन में आया कि पीएचडी क्यों करनी चाहिए। मेरा आज भी मानना है कि हमारे किसी भी कार्य के पीछे अगर क्यों का उत्तर सही नहीं है तो फिर वो कार्य करने का कोई आनंद है नहीं। Our every action, we should put a why question mark on our every action. और इस क्वेश्चन का उत्तर अगर हमारे पास है, एक वैलिड आंसर है, तो उस काम को करने का जो मजा है वो अलग है। मैं अपने सेंटर पर स्टूडेंट्स को भी कहता हूँ कि अपने हर एक्शन के पहले एक बड़ा बिग क्वेश्चन मार्क लगाओ, कहीं पूछने जाने की जरूरत नहीं है। अगर आपके प्रश्न का समाधान आपको उत्तर मिल गया कि हम इसलिए कर रहे हैं, जो मर्जी वो करते चले जाओ, कभी गलत नहीं होता। तो वो मुझे मिल गया और मैंने इस तरीके से पीएचडी की। बड़ा सुखद वो टाइम था। 84 में मुझे पीएचडी अवार्ड हुई थी। तो प्रेरणा, चाहे वो बाबूजी की छोटी सी घटना को मान लें, या डॉक्टर सोलंकी जो हमारे गुरु थे उनकी प्रेरणा को मान लें, या जो मेरे अंदर जिज्ञासाएं थी, जो प्रश्न थे उनको मान लें। बहरहाल इस तरीके से जो काम, लेकिन वो काम बहुत आनंददायी था, आज भी मेरे लिए आनंददायी। तो उसकी थीसिस की कॉपी तो मेरे पास है ही, लेकिन वो जो मैंने हाथों से लिखी थी, जो मूल प्रति है उसकी, वो भी मैंने बड़े संभाल करके रखी हुई है, बाइंड करा करके। उससे मुझे ज्यादा मोह है, क्योंकि उससे मुझे उन जीवंत क्षणों की याद आती है जो कि मैंने जिए उस समय 1 साल तक पूरे। तो इस तरीके से पीएचडी हुई, ये सिलसिला था। बहुत बहुत बड़ी उपलब्धि है, और उस समय खास तौर पर, क्योंकि आज तो इंटरनेट पर काफी मैटर मिल जाता है, पब्लिश्ड बहुत सारे लोगों के मिल जाते हैं मटेरियल, लेकिन उस समय आपने ढूंढ ढूंढ कर जो अपना तैयार किया, वो काफी मेहनत का भी काम होता था और लगन से आपने किया, तो वाकई में बहुत बड़ी उपलब्धि रही आपके लिए। अगर आपकी लगन सच्ची है तो बहुत सहयोग मिलता है। मुझे तमाम साहित्यकारों का इतना सहयोग मिला, क्योंकि उस समय नवगीत की एक कोई संकलन नहीं था। नवगीत के बारे में जो कुछ भी लिखा था वो बड़ी एक उपेक्षा थी नवगीत के प्रति। तो जो कुछ भी मिलता था वो पत्र पत्रिकाओं में मिलता था। उसके बाद तो खैर बहुत सारी चीजें प्रगति उसमें हुई, लेकिन उस समय नहीं था। तो मैंने सबको जो पत्र लिखे, कुछ बहुत सारे लोगों से मेरी जान पहचान थी व्यक्तिगत रूप से, तो उन सबका मुझे बहुत सहयोग मिला। सब ने मुझे बहुत रचनाएं भेजी, बहुत सारी चीजें भेजी। तो मुझे, मेरा मानना यह है कि अगर आप किसी काम को मन से कर रहे होते हैं तो प्राकृतिक सहयोग आपको उसमें बहुत मिलता है। मुझे तो मिला कम से कम। तो इस तरीके से बहुत सहयोग मिला मुझे लोगों। जी, थोड़ा हम आपके वर्क फील्ड की तरफ आते हैं। जैसे इतना विस्तृत आयाम आपका रहा है, आपकी रुचियों का और आपकी कार्यशैली का, तो बैंक की नौकरी और साहित्यिक अभिरुचियों के बाद काउंसलिंग सेंटर खोलने का ख्याल आपके मन में कैसे आया? इस दिशा में कैसे प्रेरित हुए आप? देखिए, पहली बात तो ये है कि जिसको काउंसलिंग कहा जाता है वो मैं करता ही नहीं, लेकिन पॉपुलर नाम वही है, लोग जानते उसी तरीके से हैं। और काउंसलिंग का ज्यादातर अर्थ जो आज लिया जाता है वो ये लिया जाता है कि अपनी कोई सेट मोटिव है और उसको दूसरे से मनवा लेना। दिस इज व्हाट नोन एज काउंसलिंग। काउंसलिंग का मेरे नजरिए से जो अर्थ है वो अर्थ ये है कि हम दूसरे व्यक्ति की संभावना को देखें और उसकी संभावना से और उसकी सामर्थ्य से उसको परिचित कराएं और उसके मन में उस संकल्प को जागृत करें। तो फिर वो जो करेगा वो ज्यादा महत्वपूर्ण और ज्यादा सफल तरीके से होगा। मैं इसी काम को करता हूँ। इसको आप काउंसलिंग नाम दे दीजिए, तो कुछ कोई नाम दे दीजिए। और ये चीज, मैं इसकी प्रेरणा, जैसे मैंने बताया, एक तो मुझे माता जी से मिली, जो बचपन में मैंने देखा कि हाँ उनकी शैली वो थी। और इसके बाद में फिर बैंक में भी मैं अपनी स्टाफ यूनियन का करीब 10 वर्ष प्रेसिडेंट रहा। तो एक जनरल फीडबैक ये था कि शर्मा जी, आपके जो शैली है और जो आपका
तर्क है वो जनरली एकार्थ होता है और उससे लोगों को कन्विंस होना पड़ता है, ऐसा लोग मानते हैं। मैं तो नहीं मानता इसको, लेकिन लोगों का कहना ये है। और जो हमारे बहुत घनिष्ठ मित्र हैं, बड़े उल्हाने में इस तरह के मित्र सबके होते हैं, मेरे भी हैं, तो वो अक्सर ये कहते हैं कि बातों में तो आपसे कोई जीत नहीं सकता, जबकि मैं ये कहता हूँ कि मैं बातें बनाता ही नहीं हूँ। बातें अगर बातें होंगी तो वो बातें कहीं भी आपको किसी स्थान पर लेके पहुंचाएंगी नहीं। ये बातें नहीं है, ये मेरा अपना केवल कमिटमेंट है, मेरा बातें हैं अपना तो जी, कुछ आधार होना जरूरी है। हाँ, आधार होना बहुत जरूरी है। तो ये सारी चीजें क्योंकि थी, देखना चेतन ये क्या बीच में आ रहा है, इसको क्रॉस कर दूं, ठीक है। तो वो मुझे लगता था कि जो लोग परेशान हैं, जो लोग हैरान हैं, स्पेशली हमारी यंग जनरेशन, जो आज तो इतनी भरमार है कोचिंग सेंटर्स की, और हर एक बच्चे के सामने बहुत सारे ऑप्शन मौजूद हैं कि वो गूगल पे सर्च करे, बहुत सारे कैरियर फेयर लगते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर्स की बाढ़ है, मतलब मोटिवेशनल स्पीकर्स की एक अपने आप में पूरी इंडस्ट्री है जो अरबों रुपए की है। तो इस सब की मैं मानता हूँ कि इसके उसमें जो हमारा स्टूडेंट है, और ख़ास तौर से 10th 12th और ग्रेजुएशन वाला स्टूडेंट, वो सही निर्णय नहीं ले पाता। उसके जितने निर्णय होते हैं वो इन्फ्लुएंस्ड होते हैं। तो मुझे लगा कि इस दिशा में कुछ काम किया जा सकता है। तो मेरा चूंकि शौक पढ़ने लिखने में था, तो बैंक के टाइम में ही मेरे पास जो भी बच्चे आते थे, स्टूडेंट्स आते थे, मैं उनसे इंटरेक्ट करता था, उनसे बात करता था। तो मेरी एक तरह से सुविधा के लिए नाम लेना पड़ रहा है, मैं उसको उस तरह से नहीं मानता, मैं मित्रता ही मानता हूँ, लेकिन उसको कहते हैं मेंटरशिप में कई बच्चे रहे। तो वो समझ लो जब मैं पीएचडी कर रहा था 84-85 के आसपास की बात है, तब से ये सिलसिला शुरू हुआ और ये निरंतर चलता रहा अलग अलग डायमेंशंस में। और रिटायरमेंट के बाद फिर मैंने बाकायदा 2012 में ये सेंटर शुरू किया। 2012 तक हम अपनी पूरी 6 लड़कियों की शादियों से निपट गए थे। बेटे की शादी भी हो गई थी, वो भी उसने MBA फाइनेंस में किया पुणे यूनिवर्सिटी से, और वो भी जॉब में आ गया था। तो एक निश्चिंतता थी, इसलिए फिर मैंने इस सेंटर का शुरुआत की। और चूंकि पैसा मेरी प्राथमिकता में शुरू से कभी रहा ही नहीं, जिस तरह का मेरा स्वभाव रहा है, तो इसलिए मैंने इस सेंटर को किसी भी तरह की कॉमर्स से मुक्त रखा है। इसमें कोई कॉमर्शियल एक्टिविटी नहीं है, इसलिए इसमें कोई फीस नहीं है, कुछ नहीं है। तो यहाँ का पूरा संविधान का नियामक भी मैं ही हूँ, तो इसलिए वो जिन चीजों को मुझे लगता है कि सही है, उसी आधार पर मैं काम करता हूँ। इस तरीके से ये सेंटर शुरू किया और फिर इसका फीडबैक अच्छा मिला तो उससे आगे बढ़ता गया। जी, अच्छा तो आपकी जी आजकल तो एक ये अलग ही विधा हो चुकी है, मतलब एक कैरियर काउंसलिंग और गाइडेंस वगैरह की जो बात की जाती है, या काउंसलिंग सेशंस जो होते हैं क्लिनिकल भी होते हैं। तो आपने जी आपकी क्या पद्धति होती है, आप किस प्रकार से युवाओं को देखिए हमारे पास जो लोग आते हैं सेशंस देते हैं, वो किसी न किसी के द्वारा रेफरल आते हैं, रेफरेंस से आते हैं। मेरी बिल्कुल सिंपल पद्धति है कि मैं सुनता हूं, और मेरा बिल्कुल अटल विश्वास है कि कोई भी व्यक्ति केवल समस्या लेके नहीं आता, केवल दुविधा लेके नहीं आता, उसके साथ समाधान भी लेके आता है। तो अगर आपकी वो दृष्टि है, हम सिर्फ उससे बात करके उस समाधान को पकड़ने की कोशिश करते हैं। और ये अगर हमारा इंटरेक्शन ऑनेस्ट है और हमारी कोई और वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं है उसमें, तो वो उसकी बातचीत में ही किसी सूत्र से हमें समझ में आ जाता है कि ये है, और निर्णय कोई भी व्यक्ति उसी को मानेगा जो उसका होगा। तो हम उसकी बातचीत में से उसी के निर्णय को निकालने की कोशिश करते हैं। हालांकि आज भी मेरे पास जो लोग जो काउंसलिंग की जो परिभाषा आज की है और जो विधि है और जो तरीका है, उसमें कई पेरेंट्स बच्चों को इस तरह से लेके आते हैं कि पेरेंट अलग से आके मुझसे कहते हैं कि ये इस चीज को नहीं मान रहा है, आप इसको ये समझा दीजिए, इसको मैथमेटिक्स लेके हमें इंजीनियर बनाना है, तो आप इसको इस तरीके से समझाइए। तो आप आश्चर्य करेंगी कि कुछ समय बाद उनके पेरेंट्स की काउंसलिंग करनी पड़ती है मुझे, क्योंकि लड़का इतना सही होता है
एक स्टूडेंट मेरे पास आया तो उसके पिताजी पुलिस ऑफिसर थे और उन्होंने मुझे अपना पूरा बता दिया कि इसको इस तरह से इंजीनियर लड़का, बहुत अच्छा लड़का हर तरीके से। जब लड़के से मेरी बात हुई तो वो ब्लॉग राइटिंग करता था और जब मैंने देखे उसके ब्लॉग तो वो बहुत इंटेलिजेंट, बहुत बढ़िया कर रहा था, उस फील्ड में आगे अपना करियर बनाना चाहता था। आज वो कर रहा है बहुत अच्छा। तो फिर मुझे उनके पिताजी को समझाना पड़ा कि भाई साहब आप जो कह रहे हैं आपका एंगल बिल्कुल सही है, क्योंकि आपने अफसरी की, आप चाहते हैं बेटा भी उसी तरह से अफसर बने। अच्छा देखिए उनकी समस्या क्या थी। उनकी समस्या ये थी कि शर्मा जी अब इसने इंजीनियरिंग कर लिया है, अब ये पड़ गया है ब्लॉगिंग के चक्कर में, इसके रिश्ते वाले आते हैं, वो पूछते हैं लड़का क्या कर रहा है, तो उनको मैं कैसे समझाऊं कि ब्लॉग बनाता है, ब्लॉग लिखता है। तो कई तरह की समस्याएं होती हैं और इनसे हमारा साबका पड़ता रहता है, हम उनको डील करते हैं अपने तरीके से। लेकिन हम कुल मिला के जो काम करते हैं उसमें हमारे सामने शुरू से ये बाबूजी ने हमें घुट्टी पिलाई थी बैंक ज्वाइन करने से पहले कि जो सामने बैठा हुआ है उसके हित की बात को देखना है और उसके हित की बात को करना है। तो आज भी वही करते हैं कि इर्रिस्पेक्टिव टू एनीथिंग, यहाँ ये जो मेरा कक्ष है, ये सेंटर यही है, अपने घर में अलग बना रखा है और इसमें घर के लोग शायद पहली बार आज इतने बैठे हैं, वरना इसमें सिर्फ और सिर्फ हमारा या मेरी स्टडी है ये, या मुझे क्लासिकल म्यूजिक का बहुत शौक है, कविताओं का शौक है, वो इसमें होता है, और या फिर हमारे सेशंस होते हैं। इसके अलावा कुछ होता नहीं है। तो फीडबैक ये है कि बच्चे कहते हैं कि यहाँ की वाइब्स बिल्कुल अलग है, यहाँ की तरंगें उनको बड़ी पॉजिटिव लगती हैं। तो उस तरीके से हमने कोशिश की है कि उस तरह से चार्ज रहे ये। तो काउंसलिंग की कोई ऐसी सेट विधि नहीं है, लेकिन फिर भी हम जो करते हैं अपने बच्चों के साथ में, वो हमारा तरीका ये है कि जब पहली बार कोई बच्चा आता है तो हमने एक फॉर्म डिवाइस किया है, वो उसके इंट्रोडक्शन का फॉर्म है। और ये फॉर्म भी बच्चों ने हमें सिखा दिया कि वो फॉर्म पहले बहुत छोटा सा था, अब वो ठीक पूरे फुल साइज का हो गया है। तो क्योंकि वो प्रश्न उसमें डालने पड़े, क्योंकि आदमी तो हर फ्रेम से बाहर निकल के खड़ा हो जाता है। आपने कोई एक सेट फ्रेम बनाई, इसमें आएगा, वो आदमी की प्रकृति ही है, तो उससे कोई ना कोई आएगा जो उस फ्रेम से बाहर हो जाएगा, तो हमें फिर से वो फ्रेम सेट करनी पड़ती है। तो इस तरह से हमने एक क्वेश्चनायर बनाया हुआ है, उस क्वेश्चनायर को हम उससे कहते हैं कि भरो, और उस क्वेश्चनायर को भरने में हम उसको पूरी फ्रीडम देते हैं कि आपको जिस प्रश्न का उत्तर देना है दीजिए, नहीं देना है नहीं दीजिए, हमें तो मालूम पड़ जाएगा। तो उसको वो भरते हैं। उसको भरने के बाद हमारी उनसे बातचीत होती है, और ये बातचीत एक बार दो बार जितना वो चाहते हैं होती है। उनके जितने प्रश्न हैं उन प्रश्नों को हम सुनते हैं और यथासंभव उनको उत्तर देने की कोशिश करते हैं। इसके बाद में जब वो स्टूडेंट कहता है हमसे कि मुझे सर आपके यहाँ रेगुलर एडमिशन लेना है, तब फिर हम उसकी कमिटमेंट की डिग्री चेक करते हैं कि वो कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, क्योंकि हम तो अपनी शैली से डेविएट होने वाले नहीं हैं। तब फिर उसको एडमिशन देते हैं, और उसको एडमिशन देने के बाद में फिर वो हमारा रेगुलर स्टूडेंट होता है। और रेगुलर स्टूडेंट होने के बाद में वीकली सेशंस होते हैं, उनमें ग्रेजुअल वो जो एक प्रोग्रेस जर्नी जिसको मैंने नाम दिया है, जिसको जनरली लोग कहते हैं कैरियर स्ट्रगल, मैं उसको कैरियर स्ट्रगल नाम न देके मैं उसको कहता हूँ इट इज ए प्रोग्रेस जर्नी। अगर हम अपने आप को तैयार कर रहे हैं किसी खास जगह के लिए, तो ये हमारी एक ग्रेजुअल प्रोसेस है, और इस प्रोसेस में हम तैयार हो रहे हैं और अपनी विकास यात्रा पर आगे बढ़ रहे हैं। तो हमारा जो काम है, हमारा काम ये है कि उस स्ट्रगल शब्द हटा के ये प्रोग्रेस वो कर रहा है, ये उसको फील करा देना। वो स्ट्रगल नहीं है, अगर उसकी प्रोग्रेस फील करने लगे, बिल्कुल सही बात है। इसके लिए मैंने कुछ चीजें बनाई हैं, देखिए मैं आपको बताता हूँ। हमारे पास जो लोग आते हैं उनके लिए एक ये विशियस साइकिल है। तो विशियस साइकिल में चिंता, वरी, कंफ्यूजन, डाउट, फियर, इनडिसिजननेस, रॉन्ग डिसीजन, प्रॉब्लम्स, होपलेसनेस, फेल्योर, नेगेटिविटी एंड फाइनली शिकायत, कंप्लेंट्स। तो ये एक विशियस साइकिल बनाया है। तो इनमें ज्यादातर होते हैं, इनमें कोई ना कोई चीज होती है। ये पता हमको चलता है, किसी से भी अगर हम बात करें, बिल्कुल ओपन सीक्रेट है जिसको मैं कहना चाहता हूँ कि जब भी हम किसी व्यक्ति से बात करते हैं तो वो दो ही मोड में होता है, या तो धन्यवाद के या शिकायत के। धन्यवाद के मोड में आजकल कम लोग मिलते हैं, शिकायत के मोड में ज्यादा मिलते कम होते हैं। हम उनको शिकायत वाले विशेष साइकिल में से निकाल के स्पेशली यूथ को
और फिर ये हमने एक कल्पना की है एक्सेलेंस साइकिल की, सकारात्मक चक्र। इसमें हमने डिजायर, ड्रीम, होप, विजन, डिसीजन, प्लान, एक्शन, कंसिस्टेंसी, सक्सेस, फाइनली ग्रेटिट्यूड। ये जो सक्सेस वाला पॉइंट है, यहाँ विशेष सावधानी की जरूरत होती है कि सक्सेस के बाद में जनरली प्राउड आता है। तो हम जिस तरह से कल्चरिंग करने की कोशिश करते हैं, उसमें ये करते हैं कि उसमें प्राउड की जगह ग्रेटिट्यूड आए, और वो ग्रेटिट्यूड जब आता है तो ये सफलता एक पर्टिकुलर घटना नहीं होती, ये एक सीरीज बन जाती है। और जीवन में सफलता तो कई हर जगह जहां हम जाए वहां सफल होना चाहिए। तो एक इस तरीके का ये हमारी प्रोसेस है। और इस प्रोसेस में एक चीज मैं और भी बताना चाहूंगा आपको कि हमारे यहाँ जो बच्चे एडमिशन लेते हैं, उनके ये सेंटर मेरा पैशन है जी। तो इसलिए इसकी पंच लाइन भी पैशन फॉर प्रोग्रेस है। और जो हमारा लर्निंग मॉड्यूल है, टीचिंग मॉड्यूल है, वो है लर्न लाइफ टू अर्न सक्सेस, जीवन से सीखो और सफलता पाओ। तो हम उनकी इस टेंडेंसी को प्रवोक करने की कोशिश करते हैं कि लाइफ की टीचिंग कभी बंद नहीं होती। एवरी मोमेंट लाइफ इज टीचिंग समथिंग टू अस। तो अगर एक बार हमारी ये दृष्टि विकसित हो जाए तो हम हमेशा अपनी स्टूडेंटशिप को बनाए रख सकते हैं और हमेशा सतत हमारे सीखने की प्रक्रिया जारी रह सकती है। और जब तक हम सीख रहे हैं तब तक बुढ़ापा हमको छू भी नहीं सकता। बिल्कुल सही बात है। हम सीख रहे हैं जी। जब तक हम स्टूडेंट हैं, सीख रहे हैं, हम युवा हैं। जिस दिन हम सीखना बंद कर देते हैं उस दिन हम वृद्ध हो जाते हैं। तो ये हमने कुछ चीजें बताई हैं। इसमें ये जो सर्टिफिकेट दिया है, इस सर्टिफिकेट में हमने अपने और स्टूडेंट के बीच की रिलेशनशिप को बताया है। रिलेशनशिप हमारी टीचर स्टूडेंट की है। टीचर स्टूडेंट में बोथ आर टीचर एंड स्टूडेंट एज वेल। हमारा स्टूडेंट हमारा टीचर भी है, हम उनसे बहुत सारी चीजें सीखते हैं। इसमें हमने 7 कमिटमेंट दिए हुए हैं, थैंक्स दिए हुए हैं, इनको से डेली पढ़ना होता है। एक हमने सेल्फ टॉक व्हील बनाया है जिससे पॉजिटिव चीजें के अफर्मेशंस वो कर सकता है, ये सब हम देते हैं। और इस तरीके से काफी चीजें हम देते हैं एक किट के तौर पे बच्चे को, और बदले में हम लेते कुछ भी नहीं। तो ये हमारा स्टूडेंट के लिए खास तौर से इस तरह का वो है। दूसरी, इंटरव्यू के लिए मैं खास तौर से तैयार करता हूँ बच्चों को। तो इंटरव्यू का भी हमने एक मेथड बनाया हुआ है, उसके आधार पर हम इंटरव्यू के लिए तैयार करते हैं। इसके अलावा मैं प्री एंड पोस्ट मैरिज कंसल्टेशन काउंसलिंग ये करता हूँ। और इसमें अभी तक का जो फीडबैक है वो ये है, जिनकी प्री मैरिज हो गई उनको पोस्ट मैरिज की जरूरत पड़ती नहीं है, क्योंकि आजकल पोस्ट मैरिज प्रॉब्लम बहुत है, बहुत ज्यादा है। प्री एंड पोस्ट रिटायरमेंट काउंसलिंग ये भी मैं करता हूँ। रिलेशनशिप और लाइफ मैनेजमेंट, इस पर भी मेरी बातचीत होती है। और मेरा एक्सपीरियंस ये है कि मेरे पास बहुत वैरायटी की प्रॉब्लम्स वाले लोग आते हैं। तो मेरी खुद की एक्सेप्टेंस इतनी हो गई है कि अब मुझे कोई प्रॉब्लम लगती ही नहीं। आपको आश्चर्य होगा कि ऐसी ऐसी समस्याएं मैंने सुनी हैं जिनके बारे में कल्पना तक नहीं कर सकते। तो मैं समझता हूँ कि जो चीज एग्जिस्ट करती है वो करती है। एक स्टूडेंट मेरे पास आया, आज वो कस्टम सुपरिंटेंडेंट है मुंबई में, और मेरा बहुत प्रिय स्टूडेंट है। और जिस समय वो मेरे पास आया, उसकी एक ऐसी समस्या थी जो उसके लिए पहाड़ थी, और उस समस्या को बताने में उसने 6 महीने लगाए। और आपको जानकर आश्चर्य होगा, उन 6 महीनों तक वो मुझे जज करता रहा कि ये व्हाई दिस ओल्ड मैन इज टेकिंग सो मच इंटरेस्ट इन मी, एंड दैट टू विदाउट एनी फाइनेंशियल इंटरेस्ट। लेकिन उसके बाद जब उसके बच्चों की अपनी विधि है, तो जब उसने किया और उसके बाद जब उसने समर्पण किया, तो आज मेरा भी वो बहुत प्रिय स्टूडेंट है और मुझे तो बहुत कुछ मानता ही है। तो ये उसकी जो प्रॉब्लम थी, उस प्रॉब्लम को जो मैंने सॉल्यूशन उसको बताया, तो प्रॉब्लम उसकी वाकई बहुत बड़ी थी। लेकिन जो सॉल्यूशन बताया, हमेशा चाबी छोटी होती है, ताला बड़ा होता है। तो समस्या तो बड़ी होती है, समाधान बहुत सूत्र में होता है। तो ये ईश्वर ने कुछ दिया हुआ है कि वो समाधान बताया उसको आश्चर्य हुआ कि इतनी छोटी सी इतनी बड़ी समस्या का इतना छोटा समाधान कैसे हो सकता है। लेकिन उसी से निकला और वो हुआ। तो ये सारी चीजें इस तरीके से होती हैं और हम इसी प्रयास में लगे हुए हैं। जो आते हैं हमारे पास, आपको आश्चर्य होगा, एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज मुझे याद आ गई तो मैं बताता हूँ। मेरे पिताजी के मित्र थे,
और वो एक दिन मेरा इंतजार कर रहे थे। उनकी बेटी करीब 32-33 साल की हो गई थी, पीएचडी किया हुआ था उसने, शादी के लिए परेशान हो रही थी। तो एक दिन मालूम वो मेरा इंतजार कर रहे थे और उन्होंने मुझसे क्या प्रश्न किया। वो मुझसे कहते हैं, ब्रजेश ये बताओ, ये शादी बांध दी जाती है क्या? अब ये बात तो मुझे ही समझ में नहीं आई। हमारे यहाँ की जो तंत्र विद्या है उसके आधार पर उन्होंने कहा था किसी ने मेरी बेटी की शादी बांध तो नहीं दी, हो ही नहीं रही। अच्छा। इतना प्रयत्न कर रहा हूँ, इतना प्रयत्न कर रहा हूँ, नहीं हो रही। तो उनको उस तांत्रिक भाषा के तरह से ही उनको समझाया और वो फिर इतने कन्विंस होके गए। मैंने कहा आप पे असर नहीं करेगी ये, आपने किसी के साथ तंत्र का प्रयोग किया है क्या? बोले नहीं, कभी नहीं किया। तो मैंने कहा अगर ऐसे कोई करने लगे तो दुनिया कभी जी ही नहीं पाए। ये तो हमारे पिताजी एक दुआ करते थे कि बाघ बधिक और दुष्ट जन जो मन चीती होए तो तुलसी या संसार में जीवित बचे न हो। अगर दुष्ट लोगों की मन की कामना पूरी होने लगे तो कौन बचेगा? कोई नहीं बचेगा। तो इस तरीके से वो बिल्कुल, तो मैं बताना ये चाहता हूँ कि समस्याएं बहुत तरह की होती हैं और जब तक हम उनको कहते नहीं तब तक हमें उसका उत्तर नहीं मिलता। तो हमें अपनी समस्या को निर्भीक होकर के कहना चाहिए, बताना चाहिए। इसी उद्देश्य से हमने ये सेंटर खोला है और हमारे पास जो लोग आते हैं, मैं तो इसको ये मानता हूँ कि जैसे हमने एक प्याऊ खोल रखी है, जिसको प्यास लगे हम उसको पानी पिला देंगे बस। बाकी हम कहीं जाते नहीं है, कुछ करते नहीं है और कोई बहुत बड़ी तमन्ना नहीं कि इसको कोई बहुत बड़ा बनाना है कि ये करना है। बहुत नेक काम है, आप तक अपना काम है। अब जैसे आपने कहा तो ठीक है, ये आ गए, आपने एक प्लेटफॉर्म दिया, उस पर बात कर ली। बाकी अखबार वाले आते रहते हैं, कभी इंटरव्यू होते हैं, कभी कुछ होते हैं, वो सब चीजें होती रहती हैं। लेकिन मेरा जो उद्देश्य बड़ा क्लियर है और उसी पर मैं अपना काम करता हूँ। तो ये है पूरे सेंटर की विधि है। इसके अलावा और कुछ आप पूछना? मेरे ख्याल से मैंने काफी चीजें बता दी आपको। ये लेकिन काफी मुश्किल, मतलब जिस तरह से आपने बताया है कि एक भरोसा जो हासिल करना होता है, जो व्यक्ति आपके पास अपनी समस्या लेकर आया है उसका भरोसा जीतना और फिर उसका समाधान करना, तो ये तो बहुत ही मुश्किल काम है। मुश्किल काम है, लेकिन ये थोड़ा मेरे लिए आसान इसलिए हो जाता है कि मैं सचमुच बहुत धैर्य से बिना किसी भेदभाव के उसकी पूरी बात सुनता हूँ। और अगर हम किसी काम को, अगर मैं आपको वास्तविक रूप से सुन रहा हूँ तो ये आपको कन्वे हो जाता है और जब ये कन्वे हो जाता है तो इसी से आदमी ओपन होता है और वो कहता है। हम तो सबसे पहली जरूरत तो यही है, यही सबसे बड़ी बात है, क्योंकि आजकल आदमी को सुनने वाला कोई नहीं है। तो हमने ये बना रखा है कि हम सुनने वाला कोई नहीं। पहले होता जनरली यही होता था कि परिवार ही बहुत बड़े बड़े होते थे, उसके अलावा बच्चे घर से बाहर खेलने जाते थे। बिल्कुल बिल्कुल। खेल खेल में ही वो लड़ना झगड़ना, रोना मारना पीटना सब कुछ होता था। तो जो अंदर का एक वो फ्रस्ट्रेशन होता था वो भी निकल जाता था और इसी प्रक्रिया में बहुत कुछ सीख लेते थे। अपने अंदर का जो उबाल होता था, कहना चाहिए, वो निकाल देते थे। तो वो सब चीजें अब खत्म हो गई, इसलिए जरूरत भी काफी होने लगी है। लेकिन ये वाकई में बहुत नेक कार्य है कि आप जो निशुल्क कर रहे हैं, इसके लिए आपकी मतलब एक तो ये ईश्वरीय देन है आपके ऊपर और उसको भी आप बिना किसी लाभ के बांट रहे हैं समाज में, बहुत बड़ी बात है। इसका बड़ा स्पष्ट मेरे मन में जो उत्तर है वो ये है कि जो ईश्वरीय देन आपको है, देखिए प्रसाद का मूल्य नहीं हो सकता। अगर कोई चीज आपको प्रसाद रूप में मिली है तो प्रसाद को आप कीमत पे बेचेंगे क्या? प्रसाद तो वितरण ही किया जाएगा। मुझे मालूम है कि जो कुछ मैं कर रहा हूँ वो अनमोल है, तो उसका मूल्य मैं खुद ही तय कर दूं कि 100 रुपए, 500 रुपए, 1000 रुपए, नहीं कर सकता, इसलिए मैं नहीं करता। और ईश्वरी कृपा से मुझे कोई ये सोच बहुत बड़ी है। वो बड़ी चीज उतरी है ना, मुझे मालूम है, मुझे पता है कि कहाँ पैसा असफल हो जाए। ये आत्मसंतुष्टि होना ही सबसे बड़ी बात है। बिल्कुल बिल्कुल वही बात है। दिनकर जी की कविता की एक पंक्ति याद आ रही है और वो कहीं ना कहीं मुझे बहुत प्रेरित करती है कि बड़ी कविता कि वह जो विश्व को सुंदर बनाती है, बड़ी कविता कि वह जो विश्व को सुंदर बनाती है, और बड़ा वह ज्ञान जिससे व्यर्थ की चिंता नहीं होती, और बड़ा वह आदमी जो जिंदगी भर काम करता है, और बड़ी वह रूह जो रोए बिना तन से निकलती है।
तो रूह तन से रोए बिना तभी निकल सकती है जब आपने अपने कर्तव्य का पालन किया होता है। वरना तुलसीदास जी ने लिखा है कि जन्मत मरत दुसह दुख होई, जन्म लेने में और मरने में अपार कष्ट होता है, दोनों में बहुत दुख। दोनों में अपार जी। कष्ट होता है। तो ये कष्ट हमको व्यापे नहीं, इसके लिए आपको जिंदगी में काम करना पड़ेगा। और संयोग से वो काम शुरू हो गया तो मैं इसे अपना काम नहीं मानता, मैं इसे मानता हूँ कि ये एक कोई डिवाइन ब्लेस है जिसके सहारे ये हो रहा है। चाह के तो आदमी कुछ नहीं कर पाता, मुझे पता है, और ये बात क्योंकि मेरे समझ में आ चुकी है, इसलिए मैं इसके अलावा और कुछ कर भी नहीं सकता। यही करना है मुझे तो कर रहा हूँ उसको। जी जी। अब धारा मैं अपने दर्शकों को एक स्लाइड दिखाना चाहूंगी आपके सेंटर की, जी क्योंकि मेरा उद्देश्य यही है कि अधिक से अधिक लोग आपके द्वारा लाभान्वित हों। जी बिल्कुल मोस्ट वेलकम, क्योंकि अब तो सारी चीजें ऑनलाइन हैं, तो कभी भी जी। कोई भी लोग, मेरा थोड़ा सा समय इसमें निवेदन ये है कि सुबह जी। 9 बजे से पहले मैं इसी चीज के लिए उपलब्ध होता हूँ। तो जिसको भी बात करनी है या कुछ करना है वो मेरे फोन नंबर पर, वही नंबर मेरा व्हाट्सएप का भी है, और वेबसाइट में सारी चीज, मेरी वेबसाइट है drbrajesh.com के नाम से, उस पर जाकर के देख सकते हैं और व्हाट्सएप कर सकते हैं। अगर किसी को दिन में बात करनी है तो वो व्हाट्सएप करके टाइम ले ले और उसके बाद बात कर सकते हैं, अदरवाइज सुबह 9 बजे से पहले बात कर सकते हैं। ये कभी कोई इसमें दिक्कत नहीं है, और चूंकि सारी चीजें आजकल ऑनलाइन है तो बहुत सहायता इससे हो गई है। जी। पिछले 2 वर्ष से तो हमारे सारे सेशन भी ऑनलाइन ही हो रहे हैं, कहीं से भी। डॉक्टर ब्रजेश शर्मा जी की वेबसाइट भी है, जो भी कोई अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हो तो आप सर की वेबसाइट पर भी जा सकते हैं, और इस स्लाइड में सर का नंबर भी है, तो आप उनसे व्हाट्सएप पर कांटेक्ट भी कर सकते हैं। मेरा नंबर व्हाट्सएप पर एक उनका बार मैं बोल करके बता देता हूँ, जो लिखना चाहें वो लिख सकते हैं, 9425443984। ये मेरा मोबाइल नंबर है, और जब से मोबाइल शुरू हुए हैं तब से यही नंबर है। बिल्कुल, इसका भी एक भावनात्मक कारण है। किसी एक किसान ने मुझे ये नंबर ला के गिफ्ट किया था और उसने कहा था सर इस नंबर को आप बदलना मत, तो मैंने वो बदला नहीं है, वही नंबर मेरे पास है आज तक। तो यही मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर जो भी संपर्क करना चाहें कर सकते हैं। drbrajesh.com के नाम से वेबसाइट है, डॉक्टर के बाद डॉट नहीं लगाना है। तो जिस तरह से भी चाहें उस तरह से संपर्क कर सकते हैं। आई एम ऑलवेज ओपन फॉर एवरीबॉडी। जी। तो आपके साथ बातचीत करते हुए बहुत अच्छा लग रहा है, और समय अपनी गति से आगे बढ़ता जा रहा आगे है। बढ़ रहा है, बिल्कुल बढ़ रहा है। प्रश्न तो बहुत सारे हैं, अनगिनत प्रश्न हैं, और मतलब मेरे ही नहीं दर्शकों के भी होंगे। कोई अपने कुछ प्रश्न अगर सर के साथ शेयर करना चाहते हो या अभी पूछना चाहते हो तो स्वागत है। और आज के कार्यक्रम में उपस्थिति देखते हुए लोगों की मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि लोगों को ये अच्छा, यहाँ मुझे तो नजर नहीं आ पसंद रहा आ कि रहा कितने है। लोग हैं। मेरी उम्मीद भी है कि जी, घटते बढ़ते बने हुए हैं। जी जी जी, किसी समय एकदम बढ़ जाती है ठीक संख्या, ठीक फिर ठीक, कोई एकदम बात कम नहीं, होती कोई है, बात और नहीं। ये जी कई बार अपनी अपनी समस्याएं होती हैं कि लाइव प्रोग्राम बहुत से लोग नहीं देख पाते हैं, लेकिन बिल्कुल कार्यक्रम के बाद रीच काफी ठीक, होती रहती है लोगों की। ठीक है ठीक है। तो सर तो संख्या मैं जी, आप कुछ कह संख्या रहे थे? हाँ, मैं ये कह रहा था कि संख्या उस तरीके से महत्वपूर्ण नहीं है, कौन है ये महत्वपूर्ण है। तो वो जी। एक बार इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में एक कवि सम्मेलन हो रहा था, उस कवि सम्मेलन में निराला जी थे, अध्यक्षता कर रहे थे। जो परंपरा है उसके हिसाब से अध्यक्ष जी। को सबसे लास्ट में पढ़ना होता है, तो जब तक अध्यक्ष का नंबर आया तब तक ऑडियंस लगभग जा चुकी थी, काफी कम लोग बचे हुए थे। जा चुके होते। लेकिन हाँ, लेकिन आचार्य रामचंद्र शुक्ल उसमें बैठे हुए थे, तो किसी ने व्यंग में निराला जी को बोला कि निराला जी आपका नंबर सबसे बाद में आया है, सब लोग तो जा चुके। तो निराला जी ने जो उत्तर दिया वो बड़ा महत्वपूर्ण था। उन्होंने कहा कि जब तक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जैसे श्रोता मेरे ऑडियंस में बैठे हुए हैं तब तक मैं ये मानता हूं कि पूरा हिंदी जगत मुझको सुन रहा है। तो महत्वपूर्ण संख्या नहीं, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है महत्वपूर्ण लोग हैं जी। कि हमारी किन लोगों तक बात पहुंच रही है। तो वो तो पहुंच जिन रही लोगों है, तक पहुंचे वो अपने आप चीजों का विस्तार होता है स्वाभाविक गति से। बिल्कुल बिल्कुल। मैं मेरी पता नहीं क्यों मेरा ये कोरोना काल में ये विश्वास बहुत सुदृढ़ हुआ है कि कहीं ना कहीं ये सब पूर्व नियोजित है, ये संयोग नहीं होता।
पर उसको है उसको समझ पाना और उसको मतलब इस दौरान घर में रहते हुए जी, घर में रहते हुए मैंने ये चीज़ बहुत बहुत ज़्यादा नज़दीक से महसूस करी है कि कुछ प्रेरणा होती है जो अपने आप सामने आती है और अपने आप इतने अच्छे, इतने बेहतरीन लोगों से मेरा जुड़ना हुआ, मुझे कभी उम्मीद भी नहीं थी। तो ये तो मतलब अभी भी इस कार्यक्रम को जो लोग देख रहे होंगे उन तक हमारी बातचीत पहुँचना और आपका संपर्क पहुँचना संयोग है और कहीं न कहीं एक वो भी रहता है कि जिसे बिल्कुल, आवश्यकता होगी वो बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक उस बात है। तक ये बात ज़रूर पहुँचेगी। तो सर आपका युवाओं के लिए, हमारे दर्शकों के लिए, ख़ास तौर पर युवाओं के लिए, क्योंकि युवाओं पर हमारा जोर इसलिए बहुत ज़्यादा होता है कि वही आगे आने वाली पीढ़ी है, जो आगे हमारे देश को लेकर जाएगी। आपका क्या संदेश है हमारे युवाओं के लिए? युवाओं के लिए मेरा संदेश बहुत स्पष्ट है, क्योंकि युवा, आज का युवा कैरियर, उसका पूरा कैरियर ओरिएंटेशन है ऐसा कि सारी थिंकिंग उसी के इर्द गिर्द घूम रही है। तो जी। वो कैरियर में सफल होना चाहता है, और कैरियर में सफल होने हुँ। के लिए जो चीज चाहिए वो एकेडमिक हुँ। नॉलेज ठीक है अपनी जगह पर, लेकिन उसके अलावा जो चाहिए वो नहीं है उनके पास में। तो वो जो है उसको उसे हुँ। जरूर सीखना चाहिए। तो मैं इसमें संकेत करके बताता हूँ कि कुछ चीजें, जी। जैसे 5 एलिमेंट हैं सफल होने के लिए। हुँ। सबसे जी। पहला, हम अपने स्वयं की क्षमताओं का ज्ञान कर लें, वो बोध हमको होना चाहिए। तो प्रत्येक जी। स्टूडेंट को या प्रत्येक उस व्यक्ति को जो अपने कैरियर के लिए, अपनी प्रोग्रेस के लिए काम कर रहा है, उसको अपने बारे में जानकारी होनी चाहिए, तभी वो अपना कैरियर टारगेट सही सेट कर सकता है। हुँ। तो पहली जानकारी अपने बारे में। हुँ। दूसरी, अपने साथ वालों के और अपोनेंट के बारे में ये भी जानकारी होनी चाहिए उसको, कि जो पीयर ग्रुप है हमारा, जी। वो क्या कर रहा है, तो वो जानकारी भी हमको होनी हुँ। चाहिए। तभी हम उस कंपटीशन में आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि सेम वही चीज हम हुँ। करते चले जाएंगे तो हम उनसे अलग कहीं नहीं खड़े हो पाएंगे। तो दूसरी जानकारी हुँ। ये होनी चाहिए। तीसरी चीज है कि जी। हमको जो ग्राउंड सिचुएशन है उसका भी पता होना चाहिए। अगर हुँ। ग्राउंड सिचुएशन का हमको पता नहीं है तो हम कितनी भी तैयारी करते रहें तो तैयारी हमारी बेकार चली जाएगी। हुँ। तो ग्राउंड सिचुएशन का जानना बहुत जरूरी है। चौथी चीज है कि सफलता के लिए जितने प्रकार की टेक्निक्स उपलब्ध हैं उनका ज्ञान होना चाहिए हमें, कि कौन हुँ। सी टेक्निक सफलता के लिए उपलब्ध है। और पांचवी जो हुँ। सबसे अंतिम है, जो सबसे खास है और जिसको प्राय वहीं कंफ्यूजन होता है, वो है कि जितनी उपलब्ध टेक्निक्स हैं उनमें हमारे लिए कौन सी काम करेगी। जनरली हम फॉलोअर्स बनते हैं। हुँ। तो यहाँ मैं एक बात संकेत में कह दूं कि हुँ। सफलता का जो मार्ग है वो उस पर जो व्यक्ति चला होता है जी। उस चले हुए व्यक्ति के साथ ही फोल्ड हुँ। होता चला जाता है। तो एज सच सफलता का कोई अनुकरण करने वाला मार्ग नहीं होता, उसमें से कुछ बिंदु की प्रेरणा ली जा सकती है, बस सफलता का मार्ग हुँ। स्वयं ही बनाना पड़ता है। वो हम जब जी। स्वयं अपने लिए बनाते हैं, स्वयं उधार का ज्ञान काम नहीं आता। तो इसके लिए मेरा युवाओं से खास तौर पर ये हुँ। कहना है कि वो दूसरों से बात करने के बजाय स्वयं से बात करें, अपने आप से बात करें, वहीं से उनको सही आंसर मिलेगा। हुँ। और बस यहाँ पर अपने आप से बात करने की शैली क्योंकि अपने आप नहीं आती, इसके लिए हमें एक कोई गुरु या कोई मेंटर जरूरत होती हुँ। है। तो बस ये हम थोड़ा सोच समझ के कहीं जी। किसी जगह जुड़ जाएं कि जहाँ से हमको ये टेक्निक हुँ। हासिल हो सके। और किसी को कोई सक्षम है उसको अपने हुँ। आप से हो सकती है तो बहुत अच्छा है, पर अपने आप से बात जरूर हुँ। करनी चाहिए। और उसके लिए सबसे उपयुक्त समय है हुँ। सुबह उठ के अगर 10 या 15 मिनट का वो सिर्फ वॉक कर ले और अपनी कंपनी को एंजॉय करना सीख ले, तो उसमें उसको बहुत सारे उत्तर मिल जाएंगे। युवाओं से जी। मेरी यही क्या कहना चाहिए, सीख है, यही नसीहत है, जो मान लें कि हुँ। वो आत्मसंवाद जरूर करें। अभी जो जी। दूसरे लोगों से वो बातचीत कर रहे हैं उसमें से उनको उस तरीके के हेल्प प्राय नहीं मिल पा रहे हैं। पर आज का जमाना ही काउंसलिंग का है। कैरियर कोचिंग, जो कोचिंग सेंटर है वहाँ एक काउंसलर बैठा हुआ है, वहाँ पर। कॉलेज में आप जाएं जी। तो वहाँ काउंसलर बैठा हुआ है। और उन काउंसलर्स की सफलता का जो पैमाना है वो हुँ। पैमाना ये है कि जितने बच्चे आए
उनमें से एडमिशन में कन्वर्ट कितने हुए, जितने एडमिशन में कन्वर्ट हो गए उतना ही वो सफल है। तो मैं ये काउंसलिंग को काउंसलिंग नहीं मानता, क्योंकि ये काउंसलिंग नहीं है। और बाकी तो इसी तरीके से हम इस काम को कर रहे हैं। और आखिर में मुझे अब क्योंकि समय बहुत हो गया है, 1.5 घंटा हो गया है, तो आखिर में एक बात और मैं कहना चाहूंगा, वो सबके लिए बिल्कुल। और वो ये है कि हमारे बहुत अच्छे मित्र, हमारे बड़े भाई हैं जो करीब 3 टर्म लोकसभा के सदस्य रहे हैं और भी कई अच्छी पोजीशन पर रहे हैं। बहुत बड़े कवि हैं श्री उदय प्रताप सिंह जी। मेरा सौभाग्य कि उनका बड़ा स्नेह मुझे मिला हुआ है, बहुत प्रेम करते हैं। तो उनका एक छंद है और वो छंद प्रत्येक मनुष्य का धर्म होना चाहिए। अगर उसको हम फॉलो करें तो हम जरूर कुछ न कुछ, हर आदमी अपने अपने तरीके से किसी न किसी ऐसी गतिविधि में शामिल हो सकता है अगर इस छंद को आधार मान लें। वो ये है कि वाटिका में भांति भांति के अनेकानेक पुष्प, वाटिका में भांति भांति के अनेकानेक पुष्प, फूल फूल जाते निज गर्व और गुमान में। कोई कोई देवता के शीश में विराजता है और कोई सूख जाता खिलते ही बियाबान में। और 5 पंखुड़ी की देह का भविष्य कौन कहे, 5 पंखुड़ी की देह का भविष्य कौन कहे, धूल बन जाना इसे विधि के विधान में। किंतु वंदनीय पुष्प है वही जो छोड़ जाए बीज वसुधा में और सुगंध आसमान में। तो बस वो काम हम करें जिससे हमारे काम की बहुत बढ़िया बात। और हमारा बीज, वो ये युवाओं में अगर हम कोई चीज इंड्यूस कर सकें, ये वो बीज है और जो हम कर रहे हैं उसकी सुगंध रहे। तो बस अगर हमने बीज छोड़ दिया और सुगंध छोड़ दी तो जीवन सार्थक हो गया। ये सब लोगों की बहुत कृपा है मेरे ऊपर, जिन्होंने बड़ा स्नेह दिया मुझे और उन्होंने ये संस्कार दिए हैं मुझे, जिनके कारण कि मैं इस काम को कर पा रहा हूँ। मैं उन सबको और जो यहाँ उपस्थित हैं उनको, आपको सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, प्रणाम करता हूँ। और आप सबकी दुआओं से ये काम कर रहे हैं। जी, आपने अपना कीमती समय हम लोगों के साथ साझा किया। मैं एक संवाद परिवार की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहती हूँ और मेरे दर्शकों को मैं कहना चाहूँगी कि आज के सेशन से आपने जो कुछ भी हासिल किया हो उसको अपने व्यवहार में और अपने जीवन में अगर आप उतार सकें, और जो आखिरी छंद सर ने हम सबके साथ शेयर किया, ये वाकई में जीवन का बहुत बड़ा सूत्र है। इसको हम सब अपने जीवन में उतार पाएं तो ये हम सब के लिए बहुत लाभदायक होगा। और हम सबकी कोशिश यही है, एक समाज परिवार हमारा जो इकट्ठा हुआ है इसी कोशिश को आगे बढ़ा रहा है कि हम एक बेहतर समाज निर्मित कर सकें। और आपके जैसे गुणीजनों का साथ हम हमेशा चाहेंगे। भविष्य में भी आपसे कभी मुलाकात करूंगी। ये एक पारस्परिक सुख है और मैं आपके एक संवाद परिवार के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और जब कभी भविष्य में कोई ऐसा कुछ लगे तो हम जरूर, मैं श्रोता के रूप में भी शामिल होऊंगा। आपके कोई और प्रोग्राम्स हों तो उनके बारे में उनकी लिंक आप मुझे जरूर भेजिएगा और मैं उसको भी सुनूंगा और मुझे भी कुछ सीखने को मिलेगा। मैं आपको लिंक शेयर एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद मीनाक्षी जी, बात करके आपसे बहुत अच्छा लगा। बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच जी। बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर जी, धन्यवाद। हमारे दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना अमूल्य समय हमारे साथ साझा किया। मैं भविष्य में भी आपके साथ इस तरह की हस्तियों को लेकर आती रहूंगी और आपका समय चाहूंगी। धन्यवाद।